क्लास में। तो आज हम बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक हम पढ़ रहे थे नारीवाद। तुमने समाप्त कर लिया था, नारीवाद का टॉपिक हो गया था हमारा पूरा, कुछ रह गया था? नारीवाद तो खत्म है ना हमारा बेटा। क्या हो गया आपको, क्या हो गया? हाँ, नारीवाद रह गया अभी। नारीवाद का टॉपिक आज हम खत्म करेंगे, बिफोर पहले खत्म करेंगे नारीवाद का टॉपिक, फिर हम पढ़ेंगे यथार्थवाद का टॉपिक। और ये क्लास होगी आपकी 6 बजे, और 6 बजे क्लास में हम पढ़ लेंगे आज ही जो है यथार्थवाद के अलावा जो बाकी चीजें हैं, अप्रोच है, सबको पढ़ के खत्म करेंगे टॉपिक को। ठीक है, कमेंट ऊपर लिखा हुआ है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो नारीवाद पर मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले नारीवाद का टॉपिक खत्म करते हैं। नारीवाद के टॉपिक खत्म करने के बाद हम बाकी टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे। फिर यथार्थवाद के बारे में पढ़ाई करेंगे। यथार्थवाद क्या कहता है, यथार्थवाद की कितनी कितनी अप्रोचेज है, यथार्थवाद के क्या क्या, कैसे कैसे मार्गेंथाउ के विचार कैसे हैं, वोल्ट के विचार कैसे हैं, और कई प्रकार की चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो भी नारीवाद का टॉपिक वॉल स्ट्रीट आ गया। ओके, नारीवाद के टॉपिक को मैं आपको ले चलता हूँ। मार्गेंथाउ, यथार्थवाद, नव यथार्थवाद। देखो, नारीवाद के सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा था कि नारीवाद ये कहते हैं कि जो भी कुछ भी हो रहा है, दिक्कत है बस पुरुष कर रहा है, महिला कुछ नहीं करती। इन्होंने आलोचनाएं करी मार्गेंथाउ की 6, जो मार्गेंथाउ के 6 सिद्धांत उनकी इन्होंने आलोचनाएं करी। ठीक है, उन्होंने कहा था कि देखो यहाँ से अगर पढ़ने की शुरुआत करें नारीवाद ने किस चीज की आलोचना करी, तो नारीवाद ना सबकी आलोचना करता है। नारीवाद ये कहता है कि जो भी हो रहा है ना समाज में, वो सब पुरुषवादी विचार कर रहे हैं। और नारीवाद साफ तौर पे कहता है कि जो मार्गेंथाउ विचार के जो कि आप पढ़ोगे यथार्थवाद में। और मार्गेंथाउ ने अपने 6 सिद्धांत दिए। मार्गेंथाउ ने 6 सिद्धांत दिए, और 6 सिद्धांतों मार्गेंथाउ ये कहने का प्रयास करता है कि कैसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति संचालित होती है। मार्गेंथाउ के 6 सिद्धांत जो शक्ति इनमें मेन कारण है, शक्ति आधारित है, शक्ति संतुलन मेन है, शक्ति द्वारा संचालित है। तो इनको नारीवादी कहते हैं सब बेकार है। मार्गेंथाउ के स्वायत्त कहने का दृष्टिकोण प्रजातांत्रिक सत्ता का समर्थन किया है। कहता है कि मार्गेंथाउ जो बोलता है ना कि लड़ाइयां हो रही हैं, कंट्री के पास पावर चाहिए, शक्ति नहीं होगी, सब बेकार है, ये सब मार्गेंथाउ प्रजातांत्रिक सोसाइटी के बारे में बात करता है, महिलाओं के बारे में कोई बात नहीं करता। नैन्सी ने मार्गेंथाउ की शक्ति के विचार को पुरुष शक्ति के रूप में विचित्रित किया, कहा कि सब पुरुषों के पास की पावर है, पुरुषों की वजह से समाज समस्या हो रही है, पुरुषों की समाज प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि आप आगे पाओगे कि नारीवादी विचारकों की विचारकों ने आलोचना की, क्योंकि नारीवाद की वजह से पुरुषों की वजह से समस्या हो रही है, ये जरूरी नहीं है। आप देखोगे इंदिरा गांधी ने 1971 में युद्ध लड़ा था पाकिस्तान के साथ, तो इंदिरा गांधी पुरुष तो थी नहीं, महिला थी। वर्तमान समय में भी या इससे पिछले समय की आप बात करो तो कई समय पर भी महिलाओं की वजह से भी युद्ध हुए। तो नारीवाद लेकिन ये कहता है कि अल्टीमेटली पुरुषों की वजह से युद्ध हो रहे हैं। आओ अब नारीवाद की तो आपको बता ही चुका था सारी डायमेंशंस, इसे अगली डायमेंशंस के बारे में थोड़ी बातचीत हम नारीवाद को लेकर कर लेते हैं। ठीक है, ये अगली डायमेंशन इसकी क्या है नारीवाद की। तो देखो एक बार जरा, इसके अनुसार नारीवादी शक्ति को प्रभुत्व के रूप में नहीं मानते, नारीवादी शक्ति को नहीं मानते। नारीवादी से अगर पूछोगे कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज शक्ति है क्या, ये कहते नहीं है, शक्ति प्रभुत्व नहीं है, ये शक्ति को नहीं मानते सब कुछ। इनके अनुसार शक्ति सब कुछ नहीं है, नारीवादियों के विचार अलग है। नारीवादी कहते शक्ति सब कुछ नहीं है, नारीवादी कहते पर्यावरण सब कुछ है, शिक्षा सब कुछ है, ओवरऑल विकास की बात करते हैं नारीवादी। कहते शक्ति से कुछ नहीं होता। अगर कोई देश ये कहता है कि मैं शक्तिशाली बन जाऊंगा तो देश अंतरराष्ट्रीय राजनीति ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा, तो कहते ऐसा नहीं है। कई प्रकार के डायमेंशन है, जैसे हथियार और शक्तिशाली नहीं होता। तो नारीवादियों की अप्रोच क्या है? नारीवादियों की अप्रोच बड़ी सिंपल है। जैसे कोई परिवार है, अब उस परिवार में आप देखो तो कुछ लोग कहते हैं कि परिवार के पास बंदूक है तो परिवार शक्तिशाली है। नारीवादी कहते नहीं, परिवार के महिला की इज्जत है, बच्चियां पढ़ रही हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तब परिवार की इज्जत है, बाकी परिवार की इज्जत नहीं है। तो नारीवादियों की ऐसी सोच है। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, चलो। महिला शक्ति अनुमेय विनय और संयुक्त पर आधारित होती है, ये जैन जेकेट के अनुसार है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण में लैंगिक संदर्भ में करने पर बल दिया गया है। नारीवादियों ने यथार्थवाद की आलोचना की है, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को लैंगिक संबंधों पर आधारित माना। लैंगिक संबंध का मतलब क्या हो गया? इन्होंने कहा कि पुरुष प्रधान है अंतरराष्ट्रीय राजनीति, महिलाएं कभी लड़ाई लड़ती हैं, लड़ाइयां करती हैं। चलो आगे देखो, नारीवादियों के अनुसार शक्ति राजनीति मूलतः पितृसत्तात्मक है, जो कि यथार्थवादी कहते हैं राजनीति शक्ति से आधारित है। कहते पितृसत्तात्मक है, पुरुष करते हैं, ये पुरुषों से हो रही है, पुरुषों से आप इसके बारे में बात करेंगे। नारीवादी जो है जनरली सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज्यादा सामने आया नारीवाद। पुरुषों की शक्ति संघर्ष में संलग्न दिखाई गया, महिलाओं को संतान पैदा करने वाले यंत्र के रूप में वर्णित किया गया। ऐसे नारीवादी कहते हैं कि महिलाओं को कुछ मानते नहीं है पुरुष। कहते महिलाओं की भूमिकाओं को समाज में द्वितीयक माना गया। कहते महिलाओं की भूमिकाएं समाज में द्वितीयक है, ये नारीवादियों का कहना है। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या है, संघर्ष की स्थिति है। युद्ध और शांति के बारे में नारीवाद के क्या विचार है, इनको एक बार देखोगे। हाय सर, गुड आफ्टरनून। लव कुमार चौधरी, गुड आफ्टरनून भाई, क्या हाल है? कोमल, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। देखो मजे कर लीजिए ग्रुप में। चलिए, मानवीय स्वभाव आक्रामक और शक्ति प्राप्त करने वाला नहीं होता, बल्कि मूलतः पुरुषों का स्वभाव है। युद्ध और शांति के बारे में नारीवादी क्या कहते हैं? नारीवादियों से पूछा गया युद्ध क्यों होता है, तो यथार्थवादी क्या कहते हैं? यथार्थवादी आपको पता है, यथार्थवादी चाहे मार्गेंथाउ का विचार हो, अब उसमें यथार्थवादी और नव यथार्थवादी की सोच अलग है। लेकिन जो यथार्थवादी क्लासिकल यथार्थवादी है, परंपरागत यथार्थवादी, वो तो कहते हैं कि मानव स्वभाव की वजह से लड़ाइयां होती है, आदमी का स्वभाव आक्रामक होता है। तो युद्ध और शांति में कहते हैं कि मानवीय स्वभाव आक्रामक या शक्ति प्राप्त करने वाला नहीं होता। नारीवादी नहीं मानते इस बात को कि मानव का स्वभाव खराब होता है। वो कहते हैं देखो मानव की बात मत करो, तो पुरुष की बात करो, किसकी बात करो? पुरुष की। वो कहते मानव में दोनों आगे ना, कहते मानव की बात क्यों करते हो? पुरुष की बात करो, पुरुष की।
कल कंप्लीट नहीं हुआ था, छूट गया था पूरा कंप्लीट हो गया था, नहीं छूट गया था। कहते मानव की बात मत करो, पुरुष की बात करो, पुरुष की मानवीय स्वभाव की बात मत करो, पुरुष की बात करो। पुरुष जो है उसका स्वभाव आक्रामक होता है। भाई मानव में तो महिला भी आती है। नारीवादियों का एक और आरोप है कि मानव का मतलब पुरुष नहीं होता, मानव में महिला पुरुष दोनों आते हैं। तो मानव का स्वभाव आक्रामक लिखा है, शब्द गलत लिखा है। उग्र नारीवादियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति के युद्ध का मूल कारण शासन सत्ता पर स्थापित पुरुषों का नियंत्रण है। और देखो एक नारीवाद का दूसरा डायमेंशन आया, क्या आप नाम देते हो, उग्र नारीवाद। उग्र नारीवाद क्या है, ये इस बात को मानता है कि विश्व में शांति उत्पन्न होती है। उग्र नारीवाद का दूसरा रूप है, इस बात को मानता है कि अशांति है दुनिया में प्रॉब्लम है, अशांति है। उग्र नारीवाद कहता है शांति समस्याएं हैं। उग्र नारीवाद कहता है समस्या है, अशांति है, दिक्कतें हैं समाज में उग्र नारीवाद के अनुसार। लेकिन ये सब पुरुषों की वजह से है, क्योंकि पुरुषों ने शासन सत्ता को अपने हाथ में बांध रखा है, इसलिए सारी समस्याएं चल रही दोनों में। पुरुष छोड़ दे नहीं होंगी। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं का शासन सत्ता पर नियंत्रण हो जाएगी, पूरे विश्व में शांति हो जाएगी। ये मुद्दे जेंडर संबंधित है। लड़ाइयां महिलाओं की वजह से नहीं, पुरुषों की वजह से हो रही है। युद्ध में सर्वाधिक पीड़ित महिलाएं होती हैं, उन पर नीतियों का शिकार होती है, जिसका निर्माण क्रियान्वयन उन्होंने स्वयं नहीं किया। यानी पुरुष नीतियों का निर्माण करते हैं और महिलाएं युद्ध में शिकार होती है। ऐसी प्रकार की चीजें मुझे लगता है सब में करवा चुका हूँ आप लोगों को, ये सब में करवा चुका हूँ। आप नारीवाद और सैन्यवाद के बारे में अगर बात करें, ये डायमेंशन हमारी छूट गई थी कि नारीवाद और सैन्यवाद के बारे में क्या क्या पॉइंट है। जस्टिस, जेंडर जस्टिस के बारे में पढ़ना है, और पर्यावरण नारीवाद के बारे में पढ़ना है, और नारीवाद और सैन्यवाद के बारे में पढ़ना है कि नारीवाद और सैन्यवाद सुरक्षा के संबंध में नारीवाद के क्या विचार है। नारीवाद सामूहिक विनाश के हथियारों का विरोध करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि नारीवादी विचारक जो है वो मिसाइल, एटॉमिक बम का सपोर्ट करते हैं, विरोध करते हैं, तो ये जो नारीवादी विचारक है ये सामूहिक हथियारों का विरोध करते हैं, यानी नरसंहार के हथियारों का विरोध करते हैं। ये एटॉमिक बम को अच्छा नहीं मानते। नारीवादी विचारक इन चीजों को अच्छी नहीं मानते, विरोध करते हैं। करेक्ट। राज्य की सैन्य ताकत क्षमता उसके पुरुषत्व की डिग्री के साथ जुड़ जाती है। नारीवादी क्या कहते हैं, हर से कहे कि बम होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कहते हैं इससे क्या फायदा होगा, पुरुषत्व यानी पुरुषवादी प्रवृत्ति बन जाएगी और आप क्या होगे, पुरुषत्व के माध्यम से कि आपके पास पुरुषत्व होगा। और ये सारी चीजें जो है ये आदमी की शक्ति को दिखाती है, मानव मतलब पुरुष की शक्ति को दिखाती है। केरल को सारा रोडिक ने अपने लेख नारीवादी नैतिक प्रपंच और सामूहिक विनाश के हथियार 2003 में खोजा। उसने ये बात बोली, साफ तौर पे स्टेटमेंट पूछ लेता है किसका है। नारीवादी कभी भी बड़े हथियारों को बनाने की सपोर्ट बनी रहते, वो कहते हैं सब बेकार है, सब गलत है, सब नहीं बनने चाहिए। सेक्स एंड डेथ इन द रेशनल वर्ल्ड ऑफ द डिफेंस इंटेलेक्चुअल में जांच की और इन्होंने पाया कि विश्व में जितने भी हथियारों का संग्रहण किया है वो सब पुरुषों के द्वारा किया गया है। तो नारीवादी सैन्यवाद के विरोधी हैं और ये कभी भी सैन्य ताकत के रूप में किसी देश को देखना नहीं चाहते। इनका साफ साफ कहना है। बात समझ में क्लियर? अगला पॉइंट देखो, स्त्रीत्व और महिला निकायों के लिए बाधाएं। महिलाओं की भूमिका में स्त्रीत्व और महिला शरीर पर चलन की बात की जाती है। नारीवादी कहते हैं देखो महिलाएं बच्चे पैदा करती है, महिलाओं का शरीर ऐसा होता है, महिलाओं का शरीर वैसा होता है, इसीलिए ये महिलाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक बाधा होती है। युद्ध में इसराइलियों के दे देते हैं, युद्ध में उनसे कहते हैं। अमेरिका में देखो तो अमेरिका की पनडुब्बी सेना है, उसमें महिलाओं का हिस्सा नहीं। नारीवादी दृष्टिकोण लिंग संबंधों की सैद्धांतिक समझ के लिए विश्लेषण प्रदान करता है और ये कहता है कि जो लिंग संबंध है ना पुरुष और महिला वाला, ये इस पर ले आता है पूरे अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संबंधों को। ये कहता है कि देखो अंतरराष्ट्रीय राजनीति खराब है तो पुरुषों की वजह से है और अच्छी है तो महिलाओं की वजह से है। ये इसके आधार पर बात करता है। ये कहता है महिलाओं की प्रवृत्ति अच्छी होती है, महिलाओं की प्रवृत्ति शांत होती है, महिलाओं के अंदर मातृत्व की भावना होती है, महिलाएं शांत होती है, महिलाएं जननी होती है, तो महिलाएं विनाशकारी चीजों से दूर रहना पसंद करती है और महिलाएं हमेशा विश्व में शांति की स्थापना की बात करती है। स्त्रीत्व महिला निकायों की अधीनता की कायम रखते हैं। महिलाएं सार्वजनिक निजी क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए उच्च स्तर की आलोचना सहती है। ये भी कहा जाता है कि महिलाओं के साथ प्रॉब्लम क्या है कि महिलाओं को सार्वजनिक और पब्लिक पर्सनल लाइफ में उच्च स्तर मिलने पर आलोचना होती है उनकी। कोई महिला किसी कंपनी की एड होगी, लोग उसे गलत निगाह से देखेंगे, कई प्रकार की चीजें। आगे देखिए नारीवाद और सुरक्षा। नारीवाद की सुरक्षा के संबंध में क्या विचार है, इसके बारे में बात करें। नारीवादी सुरक्षा के संबंध में क्या विचार रखते हैं बेटा? की क्रांति बेटा, ये कितना बड़ा इसके पास से इंपोर्टेंट बुक्स है। आओ शौर्यम, वो शौर्यम ले सके इसे के उसको चलो। सुरक्षा की राज्य केंद्र यथार्थवादी संकल्पना के पूर्णतः स्वीकृत कर दिया। देखो अगर हम बात करें कि नारीवाद ने सुरक्षा के संबंध में नारीवाद के क्या विचार है। सुरक्षा की राज्य केंद्र यथार्थवादी संकल्पना, जो यथार्थवादी कहते हैं कि राज्य जो है ना वो सुरक्षा करता है हमारी, और राज्य हमारी रक्षा करता है। राज्य को डिफेंस को बढ़ावा देके, हथियारों को बढ़ावा देके राज्य सुरक्षा प्रदान करता है। नारीवादी इस बात को बिल्कुल नहीं मानते। सुरक्षा मुद्दा समाज में केंद्र संदिग्ध है। राष्ट्र राज्यों द्वारा अर्जित हथियारों का भंडार सत्तात्मक व्यवस्था के लिए होता है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं देखो किसी भी कंट्री को सुरक्षा चाहिए अपनी, तो हथियारों से कुछ नहीं होता। सुरक्षा जो होती है ये एक समाज केंद्र संकल्पना है। और ये कहते हैं कि समाज आपकी खराब है, आपके समाज में महिलाओं की इज्जत नहीं है, तो आपकी समाज में महिला सुरक्षित नहीं है, तो आप हथियार लेके आप देश को सुरक्षित क्या करोगे?
तो सुरक्षा समाज केंद्रित सुरक्षा है। अगर आपने समाज में महिलाओं को सुरक्षित किया, परिवार को सुरक्षित किया, शिक्षित किया, सारे काम किए, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी हथियारों की। समाज केंद्रीय संकल्पना मानती है। जब यथार्थवादी क्या कहते हैं कि हथियार इकट्ठे करोगे तो अटैक करेगा, उसे बता देंगे। महिला कहती नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समाज केंद्रीय संकल्पना, अगर कोई देश ये कहता है कि अपनी सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहता है, तो पहले वो अपने अंदर रहने वाले, अपने समाज में रहने वाले सभी समुदाय के व्यक्तियों को सुरक्षित महसूस कराए, उसके बाद वो सोचे कि हमें हथियार भी हमारे पास होने चाहिए, ये सब भी हमारे पास होना चाहिए। तो ये नारीवादी इस बात को स्वीकार नहीं करते कि सुरक्षा राज्य आपको प्रदान करेगा, या राज्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हथियारों की आवश्यकता है। वो साफ कहते हैं कि ये तो भाई सत्तात्मक सोच की बात है। समझ में आ रहा है कौन नहीं आ रहा है? आ रहे नहीं आ रहे? सुरक्षा का अभिप्राय मानवीय सुरक्षा से है नारीवादियों के अनुसार। इसका स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधाओं को सुरक्षा का पर्याय माना जाता है। नारीवादी कहते हैं कि अगर आपने स्वास्थ्य दिया, महिला के स्वास्थ्य की रक्षा करी, शिक्षा दी महिला को, तो आपका राज्य सुरक्षित है। अदरवाइज आपका राज्य अंदर से खराब हो जाएगा, और आप बाहर से सुरक्षा की बात करोगे तो अंदर से आप कैसे हो जाओगे? आप खोखले हो जाओगे। ऐसी बात करते हैं नारीवादी। उग्र नारीवाद, देखो उग्र नारीवाद के बारे में बात करें। उग्र नारीवाद एक नया कॉन्सेप्ट है। उग्र नारीवाद अलग है। उग्र नारीवाद जेंडर के कारण विश्व में युद्ध और शांति उत्पन्न होती है। उग्र नारीवादी जो नारीवाद का वर्तमान स्वरूप है, या जो नारीवाद का 19वीं सेंचुरी में स्वरूप है, उसे उग्र नारीवाद कहते हैं। वो कहता है कि देखो, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में युद्ध और शांति उत्पन्न होती है जेंडर के कारण। अब जेंडर में कौन है? पुरुष। महिला नेतृत्व द्वारा भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उसी प्रकार व्यवहार किया गया जैसे कि पुरुषों के द्वारा व्यवहार किया गया। तो इस बात को एक बार समझने की कोशिश करेंगे, उग्र नारीवादी का क्या विचार क्या है, उग्र नारीवाद और नारीवाद में क्या डिफरेंस है। देखो, उग्र नारीवादियों की मान्यता स्वीकार करना कठिन है, जिसके अंतर्गत उन्होंने यह कहा है कि जेंडर के कारण विश्व में युद्ध और अशांति उत्पन्न होती है। उग्र नारीवादी ये कहते हैं कि दुनिया में जो भी प्रॉब्लम होती है वो जेंडर के कारण होती है। समस्या जो भी होती है जेंडर के कारण होती है, पुरुषों के कारण समस्या होती है। पुरुष जो है उन्हीं की वजह से सारी समस्याओं का निकलती है। अगर इसकी इस बात की आलोचना करी जाती है, उग्र नारीवाद पुरुषों को हर चीज का दोषी मानता है। पर्यावरण का संरक्षण का दोषी कहता है कि पर्यावरण में प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तो कहता है पर्यावरण में समस्या हो रही है, इसके पीछे भी कारण एक है। तो ये कहती है समस्या हो रही है, ये सारी समस्या ना, ये सारी समस्या जो हो रही है, सारी समस्याओं के पीछे एक ही है। इनके पीछे क्या है? तो ये कहा जाता है कि इनके पीछे है पुरुष। पुरुष पुरुष की वजह सारी समस्या हो रही है। पुरुष सारी समस्या दोनों पुरुष की वजह सारी समस्याओं को जोड़ दिया। अब इनका विरोध किया जाता है। उदाहरण के लिए पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने अर्जेंटीना पर आक्रमण किया था। अब एक बात बताओ, अगर पुरुषों की वजह से सब कुछ हो रहा है, तो मार्गरेट थैचर ने जो ब्रिटिश की प्रधानमंत्री थी, इसने अर्जेंटीना पर अटैक किया था। क्यों किया था? अटैक करना नहीं था। तो जो नारीवादी कहते हैं कि पुरुषों की वजह से लड़ाइयां हो रही है, तो गलत चीज है भाई। तो पुरुष की वजह से लड़ाई होती तो मार्गरेट थैचर ने, ब्रिटिश की प्रधानमंत्री ने अर्जेंटीना पर अटैक क्यों किया था? इसके पीछे क्या कारण था? तो ये इसका बुराई मानी जाती है। 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान पर अटैक किया, तो नारीवादियों के अनुसार ये बात तो गलत होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उग्र नारीवादियों का इस आधार पर विरोध किया जाता है कि सिर्फ महिला शांति ला सकती है। ये पॉइंट गलत है। सिर्फ महिला शांति ला सकती है, और सिर्फ पुरुषों की वजह से लड़ाइयां होती है। शांति लाई जा सकती है महिलाओं की आदर करके, या महिलावादी सिद्धांतों को, नारीवादी सिद्धांतों का पालन करके। लेकिन सिर्फ नारीवादी ये कहें कि सिर्फ नारी से शांति आ सकती है, तो गलत अप्रोच है। तो ये नारीवाद का आलोचना है, नारीवाद की बात को लेकर आलोचना की जाती है, ये आपको देखने को मिलेगा। अब आता है उदार नारीवाद। देखो, लिबरल फेमिनिस्ट कहते हैं, ये वर्तमान का है। हाँ, नारी की वजह से पूरी महाभारत हो गई। ये वर्तमान अप्रोच है उदार नारी। इनकी अप्रोच थोड़ी सी लिबरल है। उदार नारीवादियों का जो विचार है वो संतुलित और व्यवहारिक है। ठीक है, ज्यादा संतुलित और व्यवहारिक है। ये क्या कहते हैं कि देखो जो समस्या आ रही है, उन समस्याओं में नारियों को भी आप साथ में लो, आप नारियों के वैल्यू को रखो। यानी आप युद्ध होगा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में समस्याएं होंगी, लेकिन आप उसमें नारियों की बात को सुनो। देखो क्या कहते हैं, उदार नारीवादियों की मान्यता ज्यादा संतुलित और व्यवहारिक है। ये पुरुषों को टारगेट नहीं करती है। जेंडर से राजनीति की प्रकृति निर्धारित नहीं होती, ये साफ तौर पर कहती है। उदार नारीवादियों की प्रवृत्ति कहते हैं कि जेंडर से नहीं, ऐसा नहीं है कि पुरुषों की वजह से लड़ाई हो रही। उदार नारीवादी इस बात को नहीं मानते। ये कहते हैं कि राजनीति, निर्णय निर्माण और संस्थाओं से महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व का समर्थन किया। ये कहते हैं अगर आप जो पॉलिटिकल निर्णय लेते हो, या जो संस्थाओं का निर्माण किया जा रहा है, उनमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व करो। इस यूएनओ में आप महिलाओं के बारे में बात करो, सेना में आप महिलाओं को रखो, तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शांति स्थापित की जा सकती है। ऐसा उदार नारीवादियों का कहना है। उदार नारीवादियों का कहना है कि आप अधिकांश देशों में जो महिलाएं हैं उनको द्वितीयक स्थान दिया जाता है। वो न देखिए, आप महिलाओं को लड़ाइयां तो होंगी, लड़ाइयां होंगी विश्व में, सिर्फ लड़ाइयां पुरुषों की वजह से नहीं होती। हाँ, चेचन्या जैसी काली विधवाओं में, चेचन्या एक चित्र पड़ता है जो कि पहले अभी रूस चेचन्या से बहुत ज्यादा परेशान चलता रहता है। किसके नोट है? किसके नोट है? ताकि तुम ऐसे क्यों कर रखे हैं? चेचन्या बाल है। चेचन्या जो है बेसिकली, चेचन्या जो है वीर चेचन्या में ये प्रॉब्लम आती है। चेचन्या जो है रूस को बड़ी समस्या क्रिएट करता है। चेचन्या एक आतंकवादी ग्रुप है, जगह एक आतंकवादी ग्रुप को पाला जाता है, जहाँ पर बेसिकली
और रशिया के लिए बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ा हो जाता है कि चलिए आतंकवादी। चलिए आगे समझते चीजों को। उदार नारीवादियों की मान्यता ज्यादा संतुलित है, तो मैंने आपको बता दिया। महिलाओं के शासन और सेना में द्वितीय दर्जा प्राप्त है। उदार नारीवादी कहते हैं कि महिलाओं को आप सेकेंडरी स्थान दे रहे हो, भाई महिलाओं को आप प्राइमरी स्थान दो, आप महिलाओं को हमेशा पीछे रख रहे हो, महिलाओं से आप बेकार रख रहे हो। सेना में महिला की भर्ती नर्सिंग और खाना बनाने वाले क्षेत्रों में होती है, जबकि नारीवादी कहते हैं कि महिलाओं को आप युद्ध में शामिल करो, युद्ध नहीं होगी, शांति की स्थापना होगी, आप महिलाओं को नर्स बनाओगे, खाना बनाने वाली बनाओगे, सॉफ्ट जगह पर आप महिलाओं से काम करवाते हो, ऐसा मत करो आप। अमेरिका जैसे देशों में आज भी जल पनडुब्बियों में महिलाओं को भर्ती नहीं होती, और अगर आप महिलाओं की भर्ती करवाओगे, अगर आप महिलाओं को शामिल करोगे, तो महिलाएं क्या करेंगी, महिलाएं जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी। ऐसा उदार नारीवादी कहते हैं, उदार नारीवादी। इस बार आपने देखा तो इस बार जो भारत का 26 जनवरी का जो हमारा परेड हुआ, हर देश अपने 26 जनवरी की परेड में अपनी कुछ विशेष चीजों को दुनिया के सामने रखता है कि हमारे पास क्या है। नारीवाद और उग्र नारीवाद में डिफरेंस ये है कि नारीवादी ट्रेडिशनल सोच रखते हैं कि पुरुषों के सब कुछ हो रहा है, और उग्र नारीवादी जो है वो और ज्यादा पुरुषों को खराब मानते हैं, पुरुष बहुत नीच है। और जो उदार नारीवाद है वो कहते हैं कि नहीं, पुरुषों की वैसे नहीं लड़ाइयां होंगी, लेकिन आप महिलाओं की इसमें स्थिति को बरकरार रखो। इस बार की हमारी 26 जनवरी की परेड में भारत ने दो चीजों को अच्छी प्रकार से दिखाया। एक तो नारी शक्ति। नारी शक्ति इस बार हमारे जो है आप देखोगे तो नारी शक्ति जो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड भी नारी शक्ति को मिलने वाला है। नारी शक्ति को अच्छे रूप से प्रदर्शित किया इस बार। और दूसरा है कि मेक इन इंडिया, कि हम अपने डिफेंस की शक्ति खुद अपने पास बनाएंगे। मेक इन इंडिया अपनी हथियार अपने इस बार अपने 26 जनवरी की परेड में प्रदर्शित किया। ये दोनों चीजें बड़ी चीज है इंडिया के लिए। तो नारीवादी यही चाहते हैं, नारीवादियों की अच्छी चीज है कि नारियां हर जगह पार्टिसिपेट करें, हर जगह वुमेन्स मस्ट बी पार्टिसिपेटिंग, हर जगह महिलाओं का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जेंडर जस्टिस के बारे में क्या कहते हैं नारीवादी? जेंडर जस्टिस होता है कि एक जेंडर को जस्टिस देना, इट इज कॉल्ड जेंडर जस्टिस। इसके बारे में नारीवादी क्या कहते हैं? जेंडर जस्टिस के बारे में नारीवादी की क्या अप्रोच है? 70 के दशक से लैंगिक न्याय को अत्यधिक महत्व दिया गया। जेंडर जस्टिस क्या होता है? यानी जेंडर आधारित न्याय। संयुक्त राष्ट्र वर्ष ने 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया। जेंडर जस्टिस मतलब महिलाओं को भी न्याय मिले, जेंडर आधारित न्याय। 1975 से लेकर 1950 के दशक को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक के रूप में मान्यता दिया गया। ये डिकेड 10 साल थी, पुलिस को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक। 1975 से लेकर 1985 के समय को, और 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित किया गया था। घटना एग्जाम में पूछा जाता है, तो जेंडर जस्टिस को बढ़ावा देता है। ठीक है, जेंडर जस्टिस महिलाओं के साथ कोई कोई खेले तो किस खेले तो से। चलिए, वर्ष 1979 में मानव अधिकार घोषणा पत्र के भेदभाव में शोषण को मानव अधिकार का उल्लंघन माना। तो 1979 में मानव अधिकार ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन आया, तो इस घोषणा पत्र में जो भेदभाव होता है, यौन शोषण होता है, कोई शोषण होता है, इसको मानव अधिकार का उल्लंघन माना। जैसे जेंडर जस्टिस को बढ़ावा मिला। भाई जेंडर जस्टिस क्या होगा कि आप महिलाओं के साथ न्याय कैसे कर सकते हो? तो महिलाओं के साथ जो शोषण का एक खत्म कर दो। वर्तमान विश्व में पर्यावरणीय संकट, जनसंख्या विस्फोट, एड्स जैसी चुनौतियों का लैंगिक न्याय के द्वारा समाधान किया जाता है। जेंडर जस्टिस के द्वारा इनका समर्थन हो रहा है। क्यों हो रहा है? जैसे कि आप देखोगे पर्यावरणीय संकट है, तो नारीवादी मानते हैं कि भैया पर्यावरणीय संकट में नारियों की ज्यादा महत्व, नारियों को नारी पर्यावरण की अच्छी से कर सकती है। जनसंख्या विस्फोट, वो तो आपको पता है, एड्स, ऐसी समस्याओं में जेंडर जस्टिस का बड़ा रोल बढ़ चुका है। पर्यावरणवादी और नारीवाद, पर्यावरण के बारे में नारीवादी क्या सोचते हैं? इतनी बहुत सिंपल सी सोच है। नारीवादी कहते हैं कि पितृसत्तात्मक केवल महिलाओं ही पीड़ित नहीं, बल्कि पुरुषों के स्वभाव कई आक्रामक और शोषणकारी होते हैं। नारीवादी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, पितृसत्तात्मक जो सोसाइटी है उससे सिर्फ महिला ही पुरुष, महिला ही पीड़ित नहीं है। ये देखो बेचारी महिला बैठी है, पुरुष ने हाथ बांध रखा है। यानी पुरुषों का स्वभाव ही आक्रामक होता है, और पुरुषों का स्वभाव आक्रामक होता है, इसीलिए पुरुष पर्यावरण का भी नाश कर देते हैं, इसीलिए पुरुष लड़ाइयां लड़ लेते हैं। पितृसत्तात्मक प्राकृतिक संसाधनों का भी शोषण करते हैं। पुरुष हमेशा शोषणकारी प्रवृत्ति के लोग। पर्यावरणवादी क्षति का मूल कारण पुरुषों का प्रभुत्वशाली एवं आक्रामक व्यवहार है। बात तो सही कहते हैं नारीवादी। नारीवादी कहते हैं कि जो पुरुष है, इनकी वजह से आप देखोगे तो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। तो पर्यावरण के नुकसान के पीछे पुरुषों की प्रवृत्ति, ऐसी सोच किसकी है? नारीवादियों की। आप बड़े आसान से नारीवादियों को सोल्व कर ले जाओगे। अब अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक में चलते हैं, यथार्थ वर्ग, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। महिलाओं का स्वभाव प्रकृति के अनुरूप होता है, पर पुरुषों का प्रकृति के खिलाफ। महिलाओं की देखभाल में स्नेह रखती है, और महिलाएं प्रकृति से प्यार करती है। देखो ना, फोटो देखो, महिलाएं प्रकृति से प्यार कर रही है, महिलाएं प्रकृति की माता होती है, पुरुष हमी। वैश्विक नारीवादी आंदोलन में समकालीन संकट है। इसके बारे में अगर बात करें कि जो प्रेजेंट की जो चीजें चल रही है, विकसित देशों में अमेरिका के श्वेत और अश्वेत महिलाओं में विभाजन उत्पन्न होना हो। देखो, वैश्विक नारीवाद और आंदोलन में समकालीन संकट की बात करें तो देखो, वर्तमान समय में जो नारीवादी आंदोलन उठे, पहले नारीवादी आंदोलन में पूरे विश्व की महिला एक थी, लेकिन वर्तमान समय में आप देखोगे तो नारीवाद में भी कई सारे डायमेंशन हो गई है। अब आप मुझे पूछोगे सर कैसे? तो नारीवाद में विकसित देश और विकासशील देशों की महिलाओं में अंतर हो गया। अब विकसित देश की महिला विकासशील देश की महिलाओं का सपोर्ट नहीं करती। विकसित देश अमेरिका में श्वेत और अश्वेत महिलाओं में विभाजन उत्पन्न होना। देखो, श्वेत और अश्वेत के बीच में लड़ाई हो रही है, और श्वेत अश्वेत दोनों महिलाएं, तो महिला आपस में लड़ रही है। तो समकालीन समय में आप देखोगे तो नारीवाद जो है वो संकट में है। संकट में क्यों है? समकालीन संकट, क्योंकि नारी आपस में नहीं समझ पा रही है, नारी नारी से लड़ रही है, नारी कहती है हम लड़ती नहीं है। विकसित और विकासशील एशिया अफ्रीका के देशों में महिलाओं का स्पष्ट अंतर होता है। आप देखो, विकसित देशों की महिलाएं एशिया अफ्रीका की महिलाओं को कुछ मानती नहीं है। विकसित देशों में महिला संगठन द्वारा विकसित देशों की महिलाओं को पर नकारात्मक दृष्टिकोण होता है। आप देखो कि यूएस वगैरह के जो नारीवादी संगठन है,
वो यूरोप वगैरह के नारीवादी संगठन, भारत वगैरह की नारीवादी संगठनों को बेकार मानते हैं, कहते हैं गलत है, ये किसी काम के नहीं है। तो नारीवाद के समय, वर्तमान समय में आप देखोगे तो नारीवादी जो आंदोलन है इसके ऊपर कुछ संकट है, नारीवाद आपस में ही खुद के साथ जूझता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये था नारीवाद का पूरा सिस्टम, ये था नारीवाद को लेकर पूरी की पूरी बात है। अगर आपसे प्रश्न बने तो आप दो तीन चीजों में समझा दोगे नारीवाद को, कि नारीवादी विचारक यथार्थवाद को मानते नहीं मानते। नारीवादी विचारक संक्रमणकालीन मानते हैं युद्ध को, हमेशा के लिए नहीं मानते। नारीवादी विचारक ये भी कहते हैं कि युद्ध पुरुषों की वजह से होता है। नारीवादी विचारक हथियारों को जोड़ना पसंद नहीं करते, कहते हैं हथियारों को खत्म करो। नारीवादी विचारक कहते हैं कि शक्ति और मानव स्वभाव खराब नहीं है, पुरुषों का स्वभाव खराब है। नारीवादी विचारक में उदारवादी नारीवादी विचारक युद्ध को मानते हैं लेकिन नारियों की स्थिति को अच्छा मानना चाहते हैं, और ये भी कहते हैं कि पुरुष इसकी वजह से लड़ाई नहीं होती, लड़ाइयां होती है लेकिन आप नारियों को अधिक महत्व दो। नारीवादी विचारक हमेशा पुरुषों को पर्यावरण के लिए नुकसानदायक मानते हैं। विश्व में होने वाली हर खतरनाक चीज, खराब चीज, युद्ध, पर्यावरण, जो भी चीज हो रही है सबके लिए पुरुष जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? पुरुष। ये नारीवादियों की सिंपल सोच। ठीक है, तो आप तुमसे कहो कि उत्तराखंड में मानवीय आपदा होगी, होगी कि नहीं होगी? तो उत्तराखंड में मानवीय आपदा होगी, तो उत्तराखंड में जो मानवीय आपदा हो गई वो इसके लिए नारीवादी क्या कहेंगे? मानवीय नहीं, पुरुष आपदा है, पुरुषों ने घर बनाए, महिला तो चाहती थी घर बनाए। अब ये टॉपिक खत्म। इसके बाद जो टॉपिक है आपका वो है यथार्थवाद। अब इंपॉर्टेंट तरीका से अपनी कॉपी पेन को एकदम सही जगह पर रख के यथार्थवाद को समझेंगे इस क्लास में बड़े ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यथार्थवाद। इसे मैं कई डायमेंशन में आपको समझाऊंगा और कई डायमेंशन में आप इसको समझने की कोशिश करोगे यथार्थवाद क्या है। यथार्थवाद की 4 टाइप से हम जो पढ़ेंगे, एक तो परंपरागत यथार्थवाद यानी ट्रेडिशनल यथार्थवाद, एक नव यथार्थवाद, एक संरचनात्मक यथार्थवाद, ठीक है, एक तार्किक, एक वैकल्पिक यथार्थवाद। तो अब यथार्थवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से जो विद्यार्थी राजेश नंदन की किताब को पढ़ रहे हैं उसमें यथार्थवाद कंप्लीट नहीं है, तो यथार्थवाद की कई सारे डायमेंशंस को मैं एक्सप्लोर करूंगा और आप ध्यान से यथार्थवाद को समझने की कोशिश करना। यथार्थवादी विचारकों की मैं अलग अलग पॉइंटिंग चार्ट बनवाऊंगा। अब जो विद्यार्थी इस क्लास में नहीं है, यथार्थवाद के टॉपिक में नहीं है, लेकिन मानो कि इससे नेट में सीधा प्रश्न आपके सामने देखने को मिलेगा, और जो इसको देख रहे होंगे उनको बेनिफिट हो जाएगा, जो नहीं देख रहे वो अपना समय और पैसा दोनों ही खराब कर रहे हैं। यकीन मानो कि कोई फायदा नहीं है उनका फिर। ठीक है, विवेक, संतोष, अन्नू, विवेक, अब कौन कौन क्लास में एक बार मैसेज करके मुझे बताओ, जो यथार्थवाद के ऊपर मैं टेस्ट भी लूंगा। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अप्रोचेस में 2-3 अप्रोचेस जो पढ़नी है। नारीवाद आपने समझ लिया, यथार्थवाद है, उदारवाद, आदर्शवाद है, बाकी आप चीजों को जान चुके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यथार्थवाद है। यथार्थवाद में 2-3 थिंकर है जो आपको सीधी पढ़ लेने, बाकी की खत्म। मार्केट द पॉलिटिकल कॉमन नेशन नैरेटिव, यस, पॉलिटिक्स अमंग द नेशंस। संतोष पटेल नेशन होता है, वो नेशन नहीं होता। चलो आओ अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद के बारे में बात करते हैं, फिर मार्क्सवाद को देखेंगे। यथार्थवाद राज्य केंद्रित विचारधारा है। देखो यथार्थवाद की मैं बात करूं, पहले मैं आपको समझाऊं व्हाट इज द यथार्थवाद। यथार्थवाद है क्या? यथार्थवाद एक ऐसी सोच है जो रियलिस्टिक बेस्ड है, रियलिज्म बेस्ड है। आदमी के स्वभाव में 2 प्रकार की प्रकृति होती है बेटा। एक आदमी होता है यथार्थवादी, एक आदमी होता है आदर्शवादी। जैसे मैं कहूं, मैं ये सोच के चलूं कि अगर मेरी नौकरी नहीं लगेगी तो मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करेंगे, फिर भी प्यार करेंगे क्योंकि उनका बेटा हूं। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, नौकरी लगेगी तो माँ बाप से ज्यादा प्यार करेंगे। कुछ लोग कहेंगे मेरी जेब में पैसा है तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। कुछ लोग कहेंगे कि पैसा नहीं है फिर भी आपकी जेब में कॉन्फिडेंस रहेगा, फिर भी आपकी कॉन्फिडेंस रहेगा। यथार्थवादी वो लोग होते हैं जिंदगी को रियल आंखों से देखते हैं। आदर्शवादी वो लोग होते हैं जिंदगी को देखने के लिए नियमों, जिंदगी को देखने के लिए आदर्शों और जिंदगी को देखने के लिए संकल्पनाओं, जिंदगी को देखने के लिए वो इन चीजों का चश्मा लगा लेते हैं। मेरा फोन लेके आना जरा, इन चीजों का चश्मा लगा लेते हैं तो अप्रोच चेंज हो जाती है। तो यथार्थवादी और आदर्शवादी में मूल्यों का डिफरेंस है। आदर्शवादी मूल्यों का चश्मा पहनते हैं। अब मूल्यों का चश्मे का मतलब क्या हुआ? मैं मैसेज कर रहा हूँ तुम्हारे ग्रुप में, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है इसमें बहुत से जो लोग हैं अभी तक लाइव नहीं क्लास में।
अब वॉइस आ रही है, अब वॉइस आ रही है भाई, चलो ठीक है, अभी आ रही है। बुक नेम कैसे याद करें? वॉइस 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 सर मोहम्मद चल रही है, ओके भी वॉइस आ रही है। देखो मैंने कहा यथार्थवाद की संकल्पना है, यथार्थवाद की संकल्पना काफी पुरानी संकल्पना है। जब लड़ाई होने लगी तो सबसे पहली बार जो संकल्पना निकल कर आई थी, सब समझ कर आई थी, जब एक युद्ध हुआ था। आपने एथेंस और स्पार्टा का नाम सुना होगा। तो एथेंस और स्पार्टा का जो युद्ध हुआ, तो एथेंस और स्पार्टा के युद्ध में जिसको बोलते हैं पेलोपोनेसियन का युद्ध, उस युद्ध में यथार्थवाद का विचार सामने निकल कर आया। एथेंस ने स्पार्टा को ऐसी हवाबाजी में ही रट लिया। रट क्यों लिया? क्योंकि उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखोगे तो यथार्थवाद ज्यादा अप्रोचेबल सामने निकल कर आया। यथार्थवाद ने रियलिटी रखी आदमी के सामने। पहले हॉब्स कहता था कि आदमी क्रूर है, गंदा है, नीचे कुत्ता है, आदमी कुत्ता होता है, जन्म से ही नीच होता है, धूर्त होता है आदमी। यथार्थवाद ने इस मानव स्वभाव के आधार पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति को अपने तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया और देखा जो आदमी का स्वभाव कुत्ता होता है, आदमी नीच होता है, निकम्मा होता है, तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आदमी हमेशा शक्ति प्राप्त करना चाहता है, हमेशा। यानी अगर आप देखोगे इस बात को, तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति संचालित होती है। जिसके पास पावर होगी, पावरशाली देश होगा, कोई प्रेम प्रेम नहीं होता। आदर्शवादी क्या कहते हैं? नहीं, प्रेम होता। यथार्थवादियों ने कहा काय का प्रेम है? स्पार्टा ने एथेंस स्पार्टा के बीच में लड़ाई हो गई। सेकंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखो बेचारे जो है जर्मनी को पेल दिया, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान को। ये सारी जो चीजें आप सुनते हो, इन्हीं सारी चीजों के आधार पर ये कहा गया कि यार ये तो अलग गड़बड़ है। तो इसे रियलिस्टिक अप्रोच निकलकर सामने आई। तो उदारवाद और यथार्थवाद, यथार्थवाद एक वो यथार्थवाद है जिसमें व्यक्ति अपनी बात को, अपने गाना सुना है जो है एक गीता पादुकोण का गाना आया था कि ऊंचे से ऊंचा बंदा ओटी पे बैठे नंगा, फिर काय की बेशर्मी, फिर काय का जो भी ये गाना है। तो ऊंचे से ऊंचा बंदा पोटी पे बैठे नंगा यथार्थवादी अप्रोच है। आदर्शवादी की कैसी बात कर रहे हो? तो आदर्शवादी क्या है? वो अच्छाई, आदर्शवादी एक्चुअलिटी को देखना नहीं चाहते। यथार्थवादी वो कहते नहीं यही सत्य है, यही एक्चुअलिटी है। लेकिन यथार्थवादियों की जो अप्रोच आप पढ़ोगे तो उसमें 3 प्रकार की डायमेंशंस आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, तो ये जो बात करी थी थ्यूसी, हम तो बहुत इंग्लिश हिंदी में बहुत ठीक है। वो जो बात करी थी इसने, वो इसी युद्ध की बात करती है, स्पार्टा और एथेंस के युद्ध की बात करी थी। आओ इसको समझने की कोशिश करते हैं। थ्यूसिडाइड जो है ये पेलोपोनेशियन यथार्थवादी विचारक माना जाता है। तो इसने जो बात करी थी तो उसी के बारे में बात करी थी। ये जो पेलोपोनेशियन कहते हैं, इसको कई नामों से जानते हैं आप इसे। इसका जो युद्ध था, ये पेलोपोनेशियन बेसिकली जो है ये स्पार्टा और एथेंस के बीच में युद्ध था। स्पार्टा और एथेंस, एथेंस और स्पार्टा के बीच में युद्ध हुआ था। उस युद्ध का इसने वर्णन किया और इसने थ्यूसिडाइड ने इसका जनक कहा। इसको यथार्थवाद का जनक मानते हैं क्योंकि इसी ने यथार्थवाद की शुरुआत करी थी। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। इस विचारधारा में राष्ट्रीय हित को महत्व दिया जाता है। इस विचारधारा में सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित। देखिए यथार्थवादी विचारक ये कहते हैं कि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है अपने राष्ट्र का हित, यानी अपने देश का हित। जैसे आप एक परिवार में रहते हो तो परिवार में आप सबसे इंपॉर्टेंट मानते हो अपना हित, मैं, फिर आपके परिवार में मेरी बीवी, फिर आपके परिवार में मेरा बच्चा, फिर आपके परिवार में आपका भाई। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट हो आपके जीवन में। इसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो समूह रहता है देशों का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कंट्री, राष्ट्रीय हित। राज्य की सुरक्षा उनका स्वयं का दायित्व है और राष्ट्रीय हित में सबसे इंपॉर्टेंट होती है राज्य की सुरक्षा। यानी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई देश लड़ जाएगा, मर जाएगा, फट जाएगा जब तक वो अपने राष्ट्रीय हित की रक्षा नहीं करेगा। तो जब पेलोपोनेशियन युद्ध, इसके अंदर आप देखोगे तो इसमें साफ तौर पर लिखा रहता है कि मानव का जो स्वभाव है, मानव का जो स्वभाव है, इस एथेंस स्पार्टा के बीच में युद्ध हुआ, इस युद्ध में बात सामने आई कि मानव का स्वभाव जो है, उस मानव का स्वभाव जो है वो बहुत ही क्रूर है, मानव बहुत ही नीच है और मानव के स्वभाव में न्याय, कानून, समाज, इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। मानव का स्वभाव क्रूर है और मानव क्या करना चाहता है कि मानव के पास अगर शक्ति आ जाती है तो मानव अपनी शक्ति से दूसरे व्यक्ति को रोंदना चाहता है और उसे रोंद कर स्थापित करना चाहता है कि मैं शक्तिशाली। तो इस युद्ध में ये भी देखा गया था पेलोपोनेशियन के युद्ध में कि लड़ाई सिर्फ इस वजह से होगी कि तुम पावरफुल हो, तुम पावरफुल से लड़ाई होगी, किसी किसी पर जबरदस्ती अटैक कर दिया तो जबरदस्ती लड़ाई होगी। तो इसमें ये बताया गया, तो जो यथार्थवाद का विचार है और जो परंपरागत यथार्थवाद है, ये कहते हैं कि मानव का स्वभाव बड़ा नीच है, मानव बड़ा ही ढीठ है। मानव न नियमों को मानता है, न मानव कानून को मानता है, न मानव समाज को मानता है। इन सब में मानव का कोई स्थान नहीं। और इस विचार को आप देखोगे तो इसमें थ्यूसिडाइड हो गया, मैकियावेली हो गया, मार्गेनथाउ हो गया, ये सब परंपरागत यथार्थवाद के सपोर्ट करते हैं। ये सभी जो है ये इसके सपोर्टर है क्लासिकल यथार्थवाद के। मैकियावेली को आप देखो द प्रिंस में, मैकियावेली यथार्थवाद की बात करता है। आप मार्गेनथाउ को देखो, मार्गेनथाउ भी यथार्थवाद की बात करता है। सब यथार्थवाद की बात करने वाले विचार हैं। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, यथार्थवाद में क्या जोड़ है। शक्ति राजनीति का पर्याय है। देखो जो विद्यार्थी कह रहे होंगे कि राजेश की किताब में भी दिया हुआ है, वो किताबी किताबों से बनी है, किताबी किताबों से बनी है, लेकिन मैं उसको बड़े लेवल पे आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा चीजों को, बड़े लेवल पे। जैसे कि आपकी कनेक्टिविटी बेटर बन जाएगी। जैसे स्पेस और फ्रांस, सॉरी एथेंस और स्पार्टा के बीच में हुआ था पेलोपोनेशियन का युद्ध, ये एक आप इस चीजों को लिखते जाना क्योंकि आपको नोट्स में नहीं मिलेगी। इससे आपको लिंक मिलेगा कि एक्चुअली में ऐसा हुआ क्या था और क्यों ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है। और देखो शक्ति राजनीति का पर्याय है। इस युद्ध में ये बात सामने आई कि शक्ति राजनीति का पर्याय है, यानी राजनीति शक्ति से चलती है। अगर कोई कंट्री पावरफुल है तो वो दूसरे कंट्री की हालत खराब करेगा। इस बात को जरा ध्यान देंगे।
देखो मैं भी कोशिश करूंगा इस क्लास में थोड़ा यथार्थवादी अप्रोच से आपको पढ़ाऊंगा। यथार्थवादी अप्रोच से पढ़ोगे तो उतने ज्यादा समझ में आएगी। समझो, इसमें शक्ति संतुलन राष्ट्रीय सुरक्षा संकल्पनाएं होती है। जो यथार्थवादी विचार है ये बात करता है शक्ति की, शक्ति पावर। जिस कंट्री के पास पावर होगी उस कंट्री के पास सब कुछ होगा। जिस कंट्री के पास पावर होगी उस कंट्री के पास सब कुछ होगा। शक्ति की बात करता है, शक्ति होनी चाहिए, शक्ति 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 है, सब कुछ होगा। ये बात करता है राष्ट्रीय नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है, यानी दुनिया ऊपर नहीं है, अपना हित सबसे ऊपर है। जैसे रूस कर रहा है यूक्रेन के साथ, लोग क्या कह रहे हैं, अरे क्यों यूक्रेन को मार रहा है, छोटा सा यूक्रेन है, तेरा क्या बिगाड़ लिया, ये नीच रूस। लेकिन रूस छोड़ेंगे नहीं यूक्रेन को। राष्ट्रीय सुरक्षा संकल्पना होती है, नेशनल सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यथार्थवाद ने आदर्शवादियों का खंडन किया, क्योंकि आदर्शवादी क्या कहते हैं, आदर्शवादी तो भैया दर्शन को मानते हैं, आदर्शवादी तो भैया मूल्यों को मानते हैं। यथार्थवाद ने मूल्यों को स्वीकार नहीं किया। यथार्थवाद बोला आदमी का स्वभाव ही नीचता का होता है, अगर आदमी का स्वभाव नीचता का नहीं होता तो आदमी इस तरीका से पेलोपोनेसियन युद्ध में इस तरीका से जो है एक दूसरे से नहीं लड़ता। देखो तीन विचार के इसके, तीन विचार के जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। यथार्थवाद की मैं बात करूं, परंपरागत यथार्थवाद के तीन विचार काफी प्रश्न पूछे जाएंगे, तीन किताब पूछी जाती है। एक है थ्यूसिडाइड्स, इसने किताब लिखी है द पेलोपोनेसियन युद्ध। दूसरा है मैकियावेली, इसकी किताब है द प्रिंस। और तीसरा है मार्गेनथाउ, इसकी किताब है पॉलिटिक्स अमंग द नेशन। इन तीनों किताबों के नाम पूछे जाते हैं और तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। ये परंपरागत यथार्थवादी विचार के, और परंपरागत यथार्थवादी विचारक आदमी को कुत्ता मानते हैं। अंदर से इस बात को लिख लो बस। कहते मानव स्वभाव नीच है और आदमी कुत्ता है, तो बस ये चाहता है वो कि मैं अपने देश की रक्षा कर लूं, बाकी सब बाहर में जाए। उसके लिए शांत कोई मतलब नहीं है, कोई महिलाओं की इज्जत नहीं करता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस फर्क पड़ता है कि दूसरे देश को खत्म करके मैं पावरफुल बन जाऊं, बस उसे सीधे मतलब, बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। समझ में आया पॉइंट नहीं आया? आगे देखो, स्टीफन बॉल के अनुसार यथार्थवादी को हमारे भौतिक उपकरण में सर्वाधिक उपयोगी उपकरण है। लोग कहते हैं कि यथार्थवाद जो है सर्वाधिक उपयोगी उपकरण है, मानते लोग इसको। लोग आगे बात करते हैं। इसे थ्यूसिडाइड, मैकियावेली और हॉब्स जैसे लेखक शामिल है। इसमें आप देखोगे थ्यूसिडाइड शामिल है, इसमें मैकियावेली शामिल है, हॉब्स शामिल है। हॉब्स की बात करो, इसमें मार्गेनथाउ शामिल है। मार्गेनथाउ ये भी इसी का विचारक है। मार्गेनथाउ की बात करो, रूसो की बात करो, रूसो के विचार भी आपको आगे इसमें देखने को मिलेंगे कि रूसो इसी की बात करता है। वोल्टेज की बात करो, वोल्टेज भी इसकी बात करता है कि ना वोल्टेज। ठीक है, इसमें कई प्रकार के विचारक जो है आपको देखने को मिलेंगे। प्रारंभिक यथार्थवाद को आदर्शवादी सोच के खिलाफ व्यक्त किया गया। अब प्रारंभिक यथार्थवाद क्या है? देखो आदर्शवादी, ये आदर्शवादी सोच के खिलाफ का मतलब ये कि जो आदर्शवाद का विचार था, आदर्श परंपरागत यथार्थवाद। अगर मैं यथार्थवाद को आपको समझाना चाहूँ एक स्लाइड पे, तो तीन डायमेंशन समझने की कोशिश करना बेटा। डायमेंशन इसकी तीन है। एक तो है परंपरागत यथार्थवाद, परंपरागत यथार्थवाद ये आपको नहीं मिलेगा, चार्ट जो है चार्ट बनवा दे रहा हूँ जो आपके काम आएगा। एक है परंपरागत यथार्थवाद, ये मेरी खुद के नोट्स में भी है। संरचनात्मक यथार्थवाद, इसके बाद आप दो देखोगे तो नव परंपरावादी यथार्थवाद, और अगला है तार्किक यथार्थवाद। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो परंपरागत यथार्थवाद है सबसे पुराना है, इसे कहते हैं क्लासिकल रियलिज्म, सबसे पुराना। इस परंपरागत यथार्थवाद में आप देखेंगे इसमें सबसे पहले ये आदर्शवाद के खिलाफ आया था, आदर्शवाद के विरुद्ध आया। और इसको जो मानने वाले विचारक है, परंपरागत यथार्थवाद को जो मानने वाले विचारक है, वो कौन कौन से विचारक है? आपके तीन जो मैंने नाम बताए थे आपको। एक तो थ्यूसिडाइड्स है, इसका नाम डाइस थ्यूसिडाइड्स कहते हैं। एक है तुम्हारा मैकियावेली, एक है तुम्हारा मार्गेनथाउ। थ्यूसिडाइड्स, मैकियावेली और एक है तुम्हारा मार्गेनथाउ। थ्यूसिडाइड्स की किताब का नाम मैकियावेली की द प्रिंस, इसकी है पॉलिटिक्स। अमंग द नेशन। और थ्यूसिडाइड्स की किताब का नाम है पेलोपोनेसियन युद्ध। तो ये पेलोपोनेसियन युद्ध। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जो क्लासिकल यथार्थवाद है ना, जो क्लासिकल यथार्थवाद है, जो क्लासिकल यथार्थवाद की बात करते हैं, क्लासिकल यथार्थवाद में अगर बात करूं तो सबसे पहले जैसे मैं इसको हटा रहा हूं, क्लासिकल यथार्थवाद के अंदर प्रॉब्लम क्या है? सबसे कहता है मानव स्वभाव। इसके अंदर देखेंगे तो मानव स्वभाव के बारे में साफ तौर पे कहता है कि मानव का स्वभाव जो है वो नीचे, मानव स्वभाव कमीना है, मानव जन्म से कुत्ता है। ठीक है, मानव का स्वभाव गलत फीलिंग आ रही थी, नीचे कमीना है, कुत्ता है। मानव का स्वभाव हमेशा हिंसा चाहता है, मानव हमेशा शक्ति का भूखा है, मानव हमेशा राष्ट्रीय हित को ऊपर देखता है, मानव राष्ट्र हित के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये जो विचार था ये सीधा आया था आदर्शवाद के तरफ, क्योंकि आदर्शवाद ये कहता था कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आप नियमों के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हो, नियमों और कानूनों के माध्यम से। परंपरागत यथार्थवाद ने कहा नियम चलेंगे नहीं, कानून चलेंगे नहीं, तो नियम कानून बनाओ। आदमी का स्वभाव कुत्ता है, आदमी क्या करेगा?
आपके नियमों को भी तोड़ देगा, आपके कानूनों को आदमी कभी भी तोड़ देगा। तो परंपरागत जो विचार आया था, परंपरागत जो विचार था बेसिकली यथार्थवाद का, वो आदर्शवाद के खिलाफ आया था। आदर्शवाद की अप्रोच के विरुद्ध इस विचार को सामने रखा गया था। जो परंपरागत राजनीति का विचार था, हिंसा, शक्ति, राष्ट्रीय के बारे में बात करता था, तो इसके खिलाफ ये विचार समझ में आया क्या? ये बताओ कितने बच्चों की समझ में बात आ गई? कितने लोगों की समझ में बात आ गई? लिखो जरा एक बार प्रॉपर से। समझ में आ गया नहीं आया? बस तक रेस्ट ले रहा हूँ, क्लास में 5 मिनट का 2 मिनट का रेस्ट ले रहा हूँ। तुम लोग लिखो इसका उत्तर। हाँ भाई, चलो भाई आगे बढ़े। समझ में आ गया पॉइंट सभी के? गुड इवनिंग बोलो। आगे बढ़े, इस पॉइंट को लेकर समझे आगे? समझ में आ गया परंपरागत यथार्थवाद क्या है? क्लियर है ना? कॉमन है ना? क्लियर सर? परंपरागत यथार्थवाद समझ में आ गया? परंपरागत यथार्थवाद की अप्रोच क्या कहती है? परंपरागत यथार्थवाद की अप्रोच। अब थोड़ी सी जरा बात कर लेते हैं पीपीटी की, इसमें क्या क्या चीजें दे रखी है। परंपरागत यथार्थवाद ये सब बता दिए। यथार्थवाद के समर्थक जॉन कैनन, हंस मार्गेंतो, यूस्टन कॉफमैन, क्विंसी राइट अन्य शामिल यथार्थवाद के समर्थक हैं। लेकिन इनको हम अलग अलग तरीके से बांट देंगे। जैसे क्या बात करो इसमें मेस मेमर की, वॉल्टर्स की, रूसो की, अलग अलग यथार्थवाद में अलग अलग बढ़ जाएंगे। जैसे कुछ परंपरागत में चले जाएंगे। मैंने आपसे कहा कि ट्यूसीडाइस, मैकावली ये परंपरागत है और मार्गेंथाउ ये परंपरागत है। अगर रूसो की बात करोगे तो रूसो जो है वो किसी दूसरे वाले में आ जाता है। बस उसके अकॉर्डिंग आप इसको समझो, आप समझ लो, उसमें लिखा दूंगा कि दूसरे वाले में कौन से आएंगे। बस आप क्या करें, परंपरागत में तीनों के नाम लिख लें, ट्यूसीडाइस, मैकावली और मार्गेंथाउ, और तीनों की किताब का नाम लिख लें। आगे देखो, यथार्थवादियों का मानना है कि राष्ट्र, राज्य, नेशन, राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मुख्य अभिनेता के होते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मुख्य अभिनेता राष्ट्र राज्य हैं। जैसा देश सोचेंगे वैसा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये सोचने लग जाओ कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हम तो भैया वो शांति से चलेगी, या फिर वो नियमों से चलेगी, या फिर वो कानूनों से चलेगी, या फिर वो संस्थाओं के माध्यम से चलेगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। न तो नियमों के माध्यम से चलती है, न कानूनों के माध्यम से चलती है। उसको मेन जो काम करते हैं वो राष्ट्र राज्य करते हैं, इसमें अभिनेता की तरह। तो प्रश्न बनता है कि किन विचारकों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र राज्य मुख्य अभिनेता की बात है? यथार्थवादी है। इसका उत्तर होगा अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक राज्य केंद्रित सिद्धांत है। देखो, जो यथार्थवादी का सिद्धांत है राज्य केंद्रित है, यानी इसमें सब कुछ राज्य है, सब कुछ राज्य की तरफ इधर उधर घूमता है। यथार्थवादियों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली अराजकता द्वारा संचालित है। यथार्थवादी मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, अराजकता द्वारा संचालित है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि यथार्थवादी में कई प्रकार के यथार्थवादी है। अब यहाँ आपको कॉमन बात बताई जा रही है, कॉमन, क्योंकि राजेश प्रसाद की किताब में इन चीजों बहुत ज्यादा क्लियरिटी से नहीं बताया गया। कॉमन बता रखी है। कॉमन क्या है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आप लिखोगे तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति अराजकता संचालित है। लेकिन ये मानते कौन है? ये क्लासिकल नहीं मानते, क्लासिकल नहीं मानते। क्लासिकल तो मानव स्वभाव की बात करते हैं। ये दूसरे वाले जो है संरचनात्मक की बात करोगे आप, ये लोग मानते हैं। ये लोग कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो है वो अराजकता संचालित है। अराजकता क्या होती है? जो ऐसा सिस्टम, ऐसी सिचुएशन जहां कोई भी ग्लोबल पावर ना हो देशों को कंट्रोल करने की। इनसे पूछा तो ग्लोबल पावर कैसे बनेगी? तो ये कहते हैं ग्लोबल पावर संस्था तो बनाएगी नहीं, संस्था को तो मानते नहीं, संस्था को तो आदर्शवादी मानते हैं। ये कहते कोई शक्ति नहीं है, तो क्या कहते हैं कैसे बनेगी? कहते बैलेंस ऑफ पावर से बनेगी। मेरे पास भी हथियार, तेरे पास भी हथियार, जब दोनों के पास हथियार होंगे तब दोनों के दोनों शांत रहेंगे। अगर कहीं पर भी वैक्यूम होगा, जब तेरे पास एक हथियार कम होगा, मेरे पास एक हथियार ज्यादा होगा, तो मैं हमेशा तेरी छाती पर चढ़ा रहूंगा। ये कहते हैं राष्ट्रीय राजनीति अराजकता से संचालित है। अराजकता है, अराजकता का मतलब समझ लो नियम नहीं। अराजकता का मतलब इनके नियमों कानूनों का अभाव नहीं है। लोग समझते अराजकता का मतलब नियमों कानूनों का अभाव नहीं। अराजकता का मतलब विश्व पावर का अभाव है। अराजकता का मतलब ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ग्लोबल पावर ना हो। बेसिकली क्या हुआ था कि जो विचार था ना यथार्थवाद का, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज्यादा फूला और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद मार्गेंथाउ ने किताब लिखी। तो जनरली आप देखोगे तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस विचार की ज्यादा पंख लगी। क्यों पंख लगी? क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में कोई एब्सोल्यूट या कोई ऐसी पावर नहीं थी जो एक काम कर सकती थी, एक काम कर देती। ऐसा नहीं था, कोई सेकंड वर्ल्ड पावर नहीं थी सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1914 में मार्गेंथाउ ने अपनी किताब लिखी पॉलिटिक्स ऑफ द नेशन। तो मार्गेंथाउ ने ये कहा कि कोई एक पावर बन भी नहीं सकती है, सबके बीच में बैलेंस ऑफ पावर कर दो, शक्तियों को आप संतुलित कर दो। तो इसीलिए अराजकता का मतलब यहाँ नियमों से नहीं है। वो तो बहुत विद्यार्थी गलती करते हैं कि उनको लगता है
उनसे पूछा जाता है कि यथार्थवादियों के अनुसार अराजकता की समाप्ति का साधन क्या है? नियम और कानूनों को बना देना। ऐसा नहीं है। अराजकता खत्म करने का कारण का ये नहीं है। ये अराजकता में नियम कानून नहीं मांगते। अराजकता में ऐसी पावर मांगते हैं डंडा। इनका अराजकता का मतलब डंडे का भाव। इनका मतलब ये है राष्ट्र राज्य अराजकता राष्ट्रीय प्रणाली में एक यूनिटरी भौगोलिक आधारित अभिनेता एक्टर्स। राष्ट्र राज्य जो है देश में एक है। राष्ट्र राज्य के माध्यम से अराजकता खत्म होगी। जो पावरफुल बन जाएगी वो दूसरों को दबा लेंगे। जो नहीं बन पाएंगे नहीं दबा पाएंगे। अब आगे देखो, मानव स्वभाव यथार्थवादियों के अनुसार राज्य स्वभाव से ही आक्रामक होगा। ये तो मैंने आपसे बताया था कि तो कैसे मानव कुत्ता है, नीचे पति है, सुअर है। ऐसा नहीं, तुम याद करने का तरीका देखो। वैसे तो यथार्थवादी सोचे तो आपके अंदर से कमी नहीं होता। अब लेकिन ये मानव स्वभाव होता है। अब महिला नारीवादी कहते हैं मानव होता है, महिला नहीं होती। लेकिन मानव का स्वभाव अगर तुम हकीकत में देखोगे, पुरुष का स्वभाव की मैं बात करूँ क्योंकि महिला के स्वभाव के बारे में मुझे पता नहीं है, तो मानव का स्वभाव अंदर से आप देखोगे तो गंदा तो होता है। मानव और पशु के स्वभाव में कोई डिफरेंस नहीं है। मानव जो अकेला रहे तो पशु की तरह खाता है, पशु की तरह सोता है, देखा नहीं है। अब नारीवादियों की बात नारी जाने, नारीवादी कहते हैं सब इस मानव का होता है, पुरुष का होता है, महिला होता है। पर ऐसा लोग मानते हैं कि मानव में दोनों आते हैं और मानव का स्वभाव भी अंदर से खराब है। अतः क्षेत्रीय विस्तार को शक्तियों का विरोध करके आशीर्वाद किया गया है। आक्रामक रक्षात्मक यथार्थवादियों के अनुसार राज्य हमेशा अपने अस्तित्व की रक्षा निरंतरता में चिंता से ग्रस्त रहते और राज्य हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते कि वो अपने क्षेत्र का विस्तार कैसे करे और राज्य हमेशा अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो है वो राष्ट्र हित द्वारा संचालित होती है। यथार्थवादियों के अनुसार वो अपने हितों को हमेशा संचालित करना चाहते हैं। क्लियर? पॉइंट इज क्लियर? ए लड़के इधर, ठीक है, इधर हेलो कर दो, हेलो कर दो। कैसे हो? देखो ये भी मानव स्वभाव है। अभी मानव स्वभाव अभी क्यूट है, तो जैसे मानव स्वभाव बड़ा होता चला जाएगा यथार्थवाद संचालित हो जाएगा। अब इसकी सोच यथार्थवादी होगी कि आदर्शवादी होगी, पर इस पर डिपेंड करती है। आदर्शवादी होगा तो कहेगा शांति से रहो, शांति से रहो। यथार्थवादी होगा तो कहेगा अच्छा ऐसे कैसे रह लेंगे शांति से। अप्रोच है, अलग अलग अप्रोच है, अलग अलग अप्रोच है। समझ में आता है कि नहीं आई? चलो बेटा तो यथार्थवाद पढ़ ले। क्या पढ़ ले? यथार्थवाद। ये पेन है? सॉरी बताओ जरा इनको बताओ फैन का है? फैन ऊपर, लाइट का है? लाइट, ये लाइट लगी है। अच्छा, पेन का है? पेन ये पेन है कि और शूज कहाँ आपके? शूज, ये शूज है आपके? ये आपके शूज हैं? ओके। सॉरी पापा कहाँ हैं? पापा आपके? पापा नहीं, पापा है आपके? मैं हूँ। और सॉरी बेटा कहाँ है? बेटा ये बेटा है? चलो ये बताओ, तो अब ये बताओ मुझे, पापा को प्यार कर दो। चलो जाओ जल्दी, पापा को प्यार कर दो, फिर पापा छोड़ देंगे आपको। चलो पापा को प्यार कर दो। यथार्थवाद पढ़ रहा है बेटा, हटो। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चलो जाओ, बाय कर दो सबसे जल्दी, बाय कर दो सबसे। इधर कर बाय, बाय जाओ। अब सॉरी नहीं, अपने यथार्थवादी मतलब देखा, ये मानव स्वभाव है। दूसरा पेन ले ले, ये मानव स्वभाव है, अंदर से स्वहित द्वारा संचालित है। आपका हित नहीं देख रहा है। चलो अच्छा, तो मानव स्वभाव कैसा होता है समझ गए। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के राज्य केंद्रित सिद्धांत है, स्टेट सेंट्रिक थ्योरी है। यथार्थवाद में स्टेट सेंट्रिक थ्योरी, स्टेट की बात करी जाती है। यथार्थवादियों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली अराजकता द्वारा संचालित होती है। अराजकता का मतलब कि वर्ल्ड पावर नहीं है, इसलिए कैसी है? संचालित है। राष्ट्र राज्य एक अराजक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में एक भौगोलिक आधार अभिनेता एक्टर से राष्ट्र राज्यों के माध्यम से ही खत्म होगी। आगे देखो, मानव स्वभाव आक्रामक होता है, अतः क्षेत्रीय विस्तार शक्तियों का विरोध करके असीमित किया गया है। आक्रामक रक्षात्मक यथार्थवादियों के अनुसार राज्य हमेशा अपने अस्तित्व की रक्षा करने में प्रयास करता है, हमेशा अपने अस्तित्व की रक्षा करना चाहता है। यानी राज्य का यथार्थवादियों के अनुसार सिंपल पॉइंट, यथार्थवादी कहते हैं कि राष्ट्रीय हित सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, राष्ट्रीय हित की यथार्थवादी बात करते हैं। आगे देखो भैया, यथार्थवादी विचारक कौन कौन है? तो आप देखोगे कौटिल्य सबसे पुराने यथार्थवादी विचारक है। यूसीडाइस, यहाँ जो नाम लिखा है यहाँ पर एक्चुअली वो थ्यूसीडाइस है, वो थ्यूसीडाइस लिखा होगा। इन्होंने किताब लिखी थी ये पेलोपोनेसियन वॉर, ये किताब का नाम है, जो स्पार्टा और एथेंस के बीच में, ये उस किताब में भी दे रखी है, स्पार्टा प्लस एथेंस एवं एथेंस के बीच में किताब लिखी गई है। इस किताब के लेखक कौन है? थ्यूसीडाइस इस किताब के लेखक है। मैकियावेली ने द आर्ट ऑफ वॉर लिखी थी, ये भी यथार्थवादी विचारक है मैकियावेली। और द प्रिंस में भी मैकियावेली ने यथार्थवाद के बारे में बात करी है। हॉब्स ने लेवाइथन लिखी थी 1651 में। रूसो की रचना द स्टेट ऑफ वॉर, रूसो भी यथार्थवादी विचारक है। आधुनिक यथार्थवादी विचारक में E.H. कार है। E.H. कार की रचना द 20 Years of Crisis 1939 में पब्लिश हुई थी किताब, बहुत अच्छी किताब है द 20 Years of Crisis। और इसके अलावा आप देखोगे तो मार्गेनथाउ, तो पॉलिटिक्स अमंग द नेशन, ये सारी की सारी किताबें हैं, ये भी लिख लोगे पॉलिटिक्स अमंग द नेशन। तो एक बार आप इन किताबों के नाम समझ लेंगे, पॉलिटिक्स अमंग द नेशन, अमंग द नेशन। देखो कैसे याद करोगे नाम, सुनो मेरी बात, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो पेलोपोनेसिया का वॉर, स्पार्टा एथेंस के बाद में याद रहेगा थ्यूसीडाइस पुराना नाम है। मैकियावेली ने प्रिंस लिखी, राजा प्रिंस, द आर्ट ऑफ वॉर लिखी। हॉब्स ने लेवाइथन लिखी, सभी को पता है। द स्टेट ऑफ वॉर रूसो ने लिखी थी, रूसो यथार्थवादी विचारक है।
E.H. कार्प द 20 इयर्स क्राइसिस 20 साल की लड़ाई के बारे में इसने लिखा है, 1930 में लिखी गई थी किताब है, सेकंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लिखी गई थी और बीच का पूरा सिस्टम इसने समझाया। और इसके बाद पॉलिटिक्स अमंग द नेशन लिखी गई थी 1948 में, 1948 की किताब है। तो किताबों के नाम आपसे पूछ लेता है, एक बार इसको समझ लोगे तो आपको याद हो जाएंगी बहुत सारी चीजें। अब देखो, अब हम विचारकों के अनुसार पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हेंस मार्गेनथाउ के बारे में कि मार्गेनथाउ क्या कहता है। सबसे पहले मार्गेनथाउ के बारे में पढ़ेंगे, मार्गेनथाउ के विचार कैसे, मार्गेनथाउ कैसा विचार के, और मार्गेनथाउ किन किन चीजों के बारे में बात करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्गेनथाउ के बारे में। देखो, मार्गेनथाउ यथार्थवादी विचारक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि मार्गेनथाउ किस प्रकार के विचारकों में आता है, तो मार्गेनथाउ परंपरागत, देखो ये लिखा नहीं है यहाँ पर, मेंशन नहीं है, परंपरागत यथार्थवादी है। इसको नोट कर लो कॉपी पे, ट्रेडिशनल यथार्थवादी है। इसे क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए राज्यस्तरीय की किताब में वर्तमान समय में चीजें चेंज होने की जरूरत है। परंपरागत यथार्थवादी हेंस मार्गेनथाउ कैसा है, क्लासिकल रियलिज्म बेस्ड है। क्लासिकल कैसा है, क्लासिकल रियलिज्म, और क्लासिकल रियलिज्म मतलब परंपरागत यथार्थवाद की बात करता है। मनुष्य जन्म से कुत्ता होता है, यानी परंपरागत यथार्थवादी किसकी बात करते हैं, मानव स्वभाव की बात करते हैं। मानव स्वभाव इनके केंद्र में होता है। तो ये किसके बारे में बात करेगा, मानव स्वभाव के बारे में बात करेगा। हेंस मार्गेनथाउ ने यथार्थवादी विचार की 6 मूल मान्यताएं दी, इनके बारे में तुम जान लेंगे। इसकी 6 मूल मान्यताएं कौन सी है। देखो, ये मानव स्वभाव के बारे में बात करता है, इसके द्वारा राजनीति नियमों द्वारा संचालित है जो मानव स्वभाव द्वारा निर्मित है। ये साफ तौर पे बोलता है कि राजनीति को संचालित करने की शक्ति है मानव स्वभाव, जो यांत्रिकी और अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए प्रयोग में लाते हुए हितों की अवधारणा शक्ति से परिभाषित है। ये कहता है देखो, मानव का स्वभाव कमीना है, और मानव क्या करता है, मानव मिल से राष्ट्र बनता है। तो राष्ट्र अपने हितों की रक्षा करना चाहता है, उसी तकनीकी से पूरी अंतरराष्ट्रीय राजनीति चलती है। ये मार्गेनथाउ का विचार है। मार्गेनथाउ से पूछा गया इसमें शांति कैसे आएगी, मार्गेनथाउ कहता है शांति लाने का एक ही सॉल्यूशन है, सभी को पावर बीच में बांध दो, तो इससे लड़ाई भी हो सकती है। मार्गेनथाउ के विचारों को आप पढ़ो। मार्गेनथाउ ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के 6 मूल मंत्र स्थापित किए। मार्गेनथाउ ने 6 मौलिक नियम अंतरराष्ट्रीय राजनीति के दिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 6 मौलिक नियम के 6 मौलिक नियम है। बेटा आप यहाँ बैठो और यहाँ से पढ़ाओ इनको। 6 मौलिक नियम है अंतरराष्ट्रीय राजनीति के, 6 मौलिक नियम है। इसने 6 मौलिक नियमों के बारे में बात करी है। इसके कितने मौलिक नियम है, इसके तो मार्गेनथाउ का जो विचार है, मार्गेनथाउ का जो टोटल थॉट है वो मानव स्वभाव पर आधारित विचार है। यानी मार्गेनथाउ जो बात करता है वो मानव स्वभाव के बारे में सारी की सारी बातचीत करता है। ठीक है, तो आइए इसके 6 मूल मान्यताएं, इसकी 6 मूल मान्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। इसकी 6 मूल मान्यताएं मार्गेनथाउ की कौन सी हैं जो इसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के संबंध में प्रस्तुत की है। आइए मान्यताओं को हम जानते हैं, इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। भाई साहब जरा आगे बढ़ जाने दोगे, ओ भाई साहब बस आगे बढ़ जाने दोगे, आप इधर देख के पढ़ाओ, इधर बोर्ड को मत देखो, आप इधर देखो, ऐसे पढ़ो चलो बोर्ड पे पढ़ो। चलो भाई, तो इसकी 6 मूल्य मान्यताएं कौन सी हैं, एक बार सॉरी रुक जाओ, मैं फिर लॉक कर दूंगा। 6 मूल्य मान्यताएं कौन सी हैं, मार्गेनथाउ के 6 मौलिक नियम कौन से हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मूल रूप से मनुष्य के वस्तुनिष्ठ स्वभाव पर आधारित है। इसका सबसे पहला विचार है, ये कहता है कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है वो मनुष्य के वस्तुनिष्ठ स्वभाव पर आधारित है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, कि मानव का जो ऑब्जेक्टिव नेचर है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, ऑब्जेक्टिव नेचर क्या होता है। ऑब्जेक्टिव नेचर का मतलब होता है इसका जो ऑब्जेक्टिव, यानी आप देख ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 प्रकार के आदमी होते हैं। अब सब्जेक्टिव आदमी क्या होगा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आप कोशिश करूंगा कि आप लोगों का नौकरी लग जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो मैं सब्जेक्टिव हूं। आप परिवार में अच्छे रहे, आपके परिवार में खुशी रहे, किसी बच्चे के पास फीस नहीं है तो वो कम में एडमिशन ले लेता है, कोई 2000 देता है, कोई 1000 देता है, कोई कुछ भी नहीं देता। आप में से कई सारे ऐसे पढ़ भी रहे। ये सब्जेक्टिव अप्रोच है। एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होती है कि मैं ये सोचूं मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे बस पैसा चाहिए और पैसे के बदले प्रोडक्ट लेके चले जाए। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अनअकैडमी की बात करोगे तो अनअकैडमी अप्रोच क्या, ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। वो आपको प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्ट के बदले में आपसे पैसा चार्ज करते हैं, उन्हें आपके इमोशन से कोई मतलब नहीं है, आपसे कोई मतलब नहीं, भाग में जाओ दुनियादारी, हमें से कोई मतलब नहीं है। मार्गेनथाउ जो मार्गेनथाउ विचारक है, अगर मार्गेनथाउ विचारक की अगर आप बात करोगे तो मार्गेनथाउ की ज्यादातर थॉट है, मार्गेनथाउ साफ तौर पे कहता है, वो कहता है सब ऑब्जेक्टिव है। मार्गेनथाउ ये कहता है कि सब ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव लॉ से संचालित होती है, क्योंकि मानवीय स्वभाव ही ऑब्जेक्टिव है। आदमी ऑब्जेक्टिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। आदमी को चाहिए कि मुझसे ले लो, मेरे बदले मुझे चीज दे दो, तो मानवीय स्वभाव ऑब्जेक्टिव है, तो ज्यादातर चीजें ऑब्जेक्टिव है। मार्गेनथाउ मनुष्य के स्वभाव को मूल रूप से प्रभुत्व की आकांक्षा रखने वाला कहा है। अब मार्गेनथाउ को देखोगे तो मार्गेनथाउ अब देखो प्रश्न बन जाएगा, एक क्या प्रश्न बन जाएगा कि राजनीति वस्तुनिष्ठ कानून ऑब्जेक्टिव लॉ से संचालित होती है। ये इसका पहला नियम है। अब क्या नियम है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति मूल रूप से वस्तुनिष्ठ नियम से संचालित होती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ड्राइवन बाई ऑब्जेक्टिव गोल्स, वस्तुनिष्ठ नियमों से संचालित होती है। इसका पहला गोल है, पहला गोल बस इसका पहला गोल है। अब मानव मनुष्य के स्वभाव को मूल रूप से प्रभुत्व की आकांक्षा रखने वाला कहा है। जो आदमी का जो स्वभाव है ना, इंटरनली आदमी का स्वभाव जो है बेसिकली आप देखोगे तो प्रभुत्व की आकांक्षा रखने वाला है। यानी आदमी हमेशा स्वभाव से ऐसा है कि हमेशा प्रभुत्व की आकांक्षा रखता है।
यानी आदमी ये चाहता है कि हमेशा उसके पास अधिक से अधिक प्रभुत्व बने, वो हमेशा प्रभुत्व की आकांक्षा रखना चाहता है, अधिक से अधिक प्रभुत्व की बात करता है, उसे ज्यादा से ज्यादा चीजें मिले, उसे वैल्यू मिले, वो प्रभुत्व के पीछे भूखा रहता है। आपने देखा कोई आदमी नेता बनेगा, वो चाहेगा सब उससे कहे नेताजी राम राम क्या हाल है। कोई आदमी आपने देखा प्रधान का चुनाव लड़ता है तो ये कहता हूं मैं आपका नौकर हूं, कहता है कभी नहीं कहता। मोदी को देखा आपने, कहता है मैं नौकर हूं, नहीं वो तो 5 दिन जरूर चलता है। लेकिन अमेरिका में देखो आदर्शवादी लोग हैं, वो कहते हैं हम तो भैया राष्ट्रपति बनने का दुरागुमान नौकरी कर रहे हैं। लेकिन हमारी कंट्री में प्रधान बनने का लोग कहते हैं नेताजी को मुझसे मैं आया हूं, खड़े हो जाओ सभी के सभी। आदमी किसका प्रभुत्व का भूखा है, प्रभुत्व की आकांक्षा रखने वाला व्यक्ति है, और व्यक्ति का स्वभाव में प्रभुत्व की आकांक्षा रखने वाला है तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी प्रभुत्व के इस विचार से संचालित होती है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है मार्गेंथाउ। मार्गेंथाउ के अनुसार संघर्ष संकटकालीन नहीं, अब तो शाश्वत है। मार्गेंथाउ ये कहता है संघर्ष संकटकालीन नहीं है, जैसे आदर्शवादी कहते हैं कि संघर्ष आएगा खत्म हो जाएगा, आएगा खत्म हो जाएगा। मार्गेंथाउ कहता है नहीं, संघर्ष हमेशा रहेगा, संघर्ष खत्म हो ही नहीं सकता, शाश्वत है, शाश्वत लड़ाइयां होती रहेंगी। क्योंकि आदमी कुत्ता होता है, इसलिए ये कहता है कि लड़ाई कभी बंदी नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव मोदी टाइप का होता है। ठीक है, अब मोदी का स्वभाव कैसा है? आप देखो कितना दिखावटी स्वभाव है मोदी का। मार्गेंथाउ की बातों को स्वीकार करता है मोदी, यथार्थवादी है मोदी। अगर मोदी जी की वैसे आप पढ़ोगे तो मोदी की अंतरराष्ट्रीय राजनीति यथार्थवादी है, और मोदी की अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मार्गेंथाउ के 6 नियम फिक्स बैठते। ऑब्जेक्टिव इन नेचर, आप देखो मोदी को इससे मतलब नहीं है कि क्या सेना मर गई कौन मर गया, नहीं, इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? चुनाव। तो नेताओं को राजनीति में चुनाव जीतने से मतलब है, उन्हें इससे मतलब नहीं है कि चुनाव कैसे जीता जाएगा। तो सुनो, मार्गेंथाउ के अनुसार साध्य और साधन दोनों कौन है? शक्ति है। कौन है? शक्ति। क्या है ये? क्या कहता है? ये कहता है कि शक्ति के माध्यम से अगर आदमी पावरफुल है तो साध्य की प्राप्ति कर लेगा। मतलब ये शक्ति मानता है, कितना शक्ति सब कुछ है। अगर शक्ति है, शक्तिशाली व्यक्ति ही दूसरे को जीत सकता है, और दूसरे को जीतने के लिए शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। तो शक्ति को ही साध्य और साधन मानने की बात करते हैं क्लासिकल यथार्थवादी, और उसमें मार्गेंथाउ मेन है। मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छे समझ में आ गया नहीं है पहले ही बताओ। पैसा वसूल होना तो ऑब्जेक्टिव बनो, अगर तुम्हें लगा सर समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव बनो। ठीक है, ये तो बेटा राजनीति है, पढ़ो तुम, कुछ तो बनोगे जीवन में। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र राष्ट्रीय हित होता है, राज्य शक्ति के माध्यम से प्राप्त करता है। इसका सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ का दूसरा नाम है अंतरराष्ट्रीय राजनीति की समझ की कुंजी शक्ति के रूप में परिभाषित की अवधारणा है, नेशनल इंटरेस्ट। अगर वैसे आप कहीं पढ़ोगे इसको तो इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है क्या लिखा रहता है? इट इज लिखा रहता है नेशनल इंटरेस्ट। क्या लिखा रहता है? नेशनल इंटरेस्ट। क्या लिखा रहता है? नेशनल इंटरेस्ट। क्या लिखा रहता है? नेशनल इंटरेस्ट। देखो, राष्ट्रीय हित का अभिप्राय राष्ट्र के उन केंद्रीय मूल्यों से है जो राज्य अर्जित करना चाहता है। इसका मतलब क्या है? ये कहता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति होती है वो हमेशा नेशनल इंटरेस्ट की तरह संचालित होती है। राष्ट्रीय हित यानी राष्ट्रीय हित सबसे मुख्य अवधारणा है। हर कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है, राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखता है। राष्ट्रीय हित का अभिप्राय राष्ट्र के उन केंद्रीय मूल्यों से जो अर्जित करना चाहता है, यानी नेशनल इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं तुमसे बात करूं कि तू मेरा दोस्त मैं तेरा दोस्त, कौटिल्य क्या कहता था? कौटिल्य ने भी तो कहा मैं तेरा दोस्त तू मेरा दोस्त। दोस्त तो सही है, लेकिन पहले मेरा उसके बाद तेरा, पहले मेरा उसके बाद तेरा। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति की समझ कुंजी शक्ति रूप में तो इसमें मेन चीज क्या है? वो है नेशनल इंटरेस्ट। इसकी बात करता है, नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है। हर राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को अर्जित करना चाहता है, और राष्ट्रीय हितों को अर्जित करने के लिए देश क्या करता है? शक्ति की प्राप्ति करता है, और शक्ति की प्राप्ति करके वो क्या करना चाहता है? अपने राष्ट्रीय हितों को अर्जित करना चाहता है। इन भाई साहब को देखो, अब इसका हित क्या है? समझो मार्गेंथाउ, ये समझ के चलो मार्गेंथाउ है। अब इसका इंटरेस्ट क्या था? इसका इंटरेस्ट था पहले कि मैं इस पर लिख लूं बोर्ड पे नीचे नीचे। इसने काम किया, यथार्थवादी अप्रोच है इसकी भी। उसके बाद इसने कोशिश करी कि बोर्ड पे खड़ा हो जाऊं, अपनी इच्छा अपने इंटरेस्ट के लिए ये सारे काम कर रहा है। तो ये मानव स्वभाव है, ये मानव स्वभाव है। तो इसको पहले अपना नजर आ रहा है कि मैं बोर्ड पे अपना जो है मानव स्वभाव की प्रगति। सिंपल बात समझ में आ गई कि नहीं आई? बहुत समझ में आ गया, सबके नहीं आया। तो मार्गेंथाउ का विचार क्या है? मार्गेंथाउ का विचार भी इसी प्रकार का है। कल नहीं भाई, खत्म करना है पूरा टॉपिक जो है। अब थोड़ी क्षमता रखो पढ़ने की, आप लोग पेपर है आप लोगों का। नंबर 3, मार्गेंथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित सदैव परिवर्तनशील होते हैं। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसी बातों को देखोगे आगे तो आगे जो यथार्थवादी विचारक हैं वो मार्गेंथाउ की आलोचना करेंगे। मार्गेंथाउ कहता है राष्ट्रीय हित हमेशा परिवर्तनशील है। उसे पूछा कि राष्ट्रीय हित क्या होते हैं? कहते राष्ट्रीय हित कोई वस्तुनिष्ठ नहीं है। हो सकता है आज मोदी जी का हित हो कि हमें पीओके को अपने देश में मिलाना है, तो कल मोदी जी का हित हो जाए कि हमें तो इस्लामाबाद को अपने देश में मिलाना है। ठीक है, और परसों मोदी जी का हित हो जाए परसों। इसका समझो, ये मार्गेंथाउ देखो क्या कह रहा है। इसके जो हित है वो फिक्स नहीं है, इसका इंटरेस्ट फिक्स है, फिक्स नहीं है। ऐसी मार्गेंथाउ कहता है कि राष्ट्र के हित जो होते हैं ना वो वस्तुनिष्ठ नहीं होते, ऑब्जेक्टिव नहीं होते, तो देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। यानी आज हो सकता है कि इसका इंटरेस्ट कुछ और है, और कल हो सकता है इसका इंटरेस्ट कुछ दूसरा बन जाए। तो मार्गेंथाउ यही बात आपको समझाने की पूरी कोशिश करता है। आपने अभी भी खड़े खड़े देखा इसका इंटरेस्ट कैसे बदल रहा था। अब जाओ 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 उसको जाओ जाओ। ठीक है, परिवर्तनशील है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति नैतिकता संचालित नहीं होती। नंबर 4 बोलता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता का कोई रोल नहीं है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता का कोई रोल नहीं है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मोरल प्रिंसिपल्स का व्यवहार मार्गदर्शन नहीं करती है, तो राज्य व्यवहार में निश्चित नैतिक अनिश्चित उलझाव होंगे।
कहता है कि अगर राज्य नैतिकता का पालन करेगा तो नैतिकता में उसको उलझाव होंगे। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसी प्रकार के नैतिकता संचालित नहीं होती, यानी कोई मोरल वैल्यूज इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलते। राष्ट्र के उद्देश्य से विवेक से संचालित किया जाता है, न किसी सार्वभौमिक नैतिकता का पालन के द्वारा। हर राष्ट्र के जो उद्देश्य होते हैं विवेक से संचालित होती है, नियमों से नहीं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति को संचालित करने के लिए नैतिकता नहीं चाहिए, विवेक चाहिए। और विवेक का मतलब क्या है? तो विवेक का मतलब है कि आपका अपना जो आपकी स्वायत्तता, आपका अपना विवेक जो देश चाहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, इंडिया तो अब इंडिया जो है वो अपने विवेक से संचालित हो रही है, जो मोदी जी को पसंद आ रहा है उसके अनुसार चल रही है। ऐसा नहीं कि हम कोई दूसरे देशों की बात के अनुसार चल रहे हो। सार्वभौमिक नैतिकता का अभिप्राय उन सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों का अपमान है जिन्हें देश काल के निरपेक्ष माना जाता है। और सार्वभौमिक नैतिकता के पालन द्वारा देखो, राष्ट्रीय उद्देश्य हमेशा स्वयं संचालित न कि सार्वभौमिक नैतिकता। सार्वभौमिकता क्या होती है? पूरी दुनिया की नैतिकता। जैसे यूएनओ है, तो यूएनओ ने क्या बनाई है? सार्वभौमिक नैतिकता बनाई है। तो इसको मार्गन तो मानता नहीं, यथार्थवादी। यथार्थवादी कभी भी ऐसे यूनिवर्सल नियमों को नहीं मानते। तो ये साफ तौर पे कहता है कि सार्वभौमिक नैतिकता हो ही नहीं सकती, बनी नहीं सकती। अगर बन गई है उसे मतलब नहीं है। हमें तो अपने देश का हित जिसमें नजर आएगा, अपने देश का फायदा जिसमें नजर आएगा, उसके अनुसार हम अपने देश में काम करेंगे, बाकियों से हमें कोई मतलब नहीं है। मार्गन थाउ ने राजनीति को एक स्वायत्त प्रक्रिया माना। अब स्वायत्त प्रक्रिया क्या होती है? बहुत कठिन कार्य है। मार्गन थाउ ने का सिद्धांत वर्तमान के नॉन जीरो सम गेम युग में अपूर्ण प्रतीत होता है। देखो, नॉन जीरो सम गेम, एक होता है जीरो सम गेम। राजनीति को स्वायत्त प्रक्रिया माना है। अब देखना है जीरो सम गेम क्या होता है और नॉन जीरो सम गेम क्या होता है। मैं आपको गेम थ्योरी पढ़ाऊंगा वैसे भी आगे चल के। जीरो सम गेम होता है कि तुम ये चाहते हो कि तुम जीत जाओ, दूसरा हार जाए, तुम जीत जाओ, दूसरा हार जाए, जीरो सम गेम। और नॉन जीरो सम गेम क्या होता है? तुम ये चाहते हो कि तुम भी जीत जाओ और दूसरा भी जीत जाए। यानी तुम क्या चाहते हो? दो प्रकार के आदमी के स्वभाव होते हैं। एक बच्चा क्लास में सोचता है कि मैं पास हो जाऊं और दूसरा फेल हो जाए, दूसरा 100% फेल होना चाहिए। मैं पास हो गया, ये बात ठीक है, मेरे नंबर 90% आ गए, इसकी खुशी है, लेकिन इसके कैसे 90% आ गए, इस बात का बड़ा दुख है। ठीक है, तो जो ये सोचता है कि दोनों पास हो जाए और दोनों सही रहे, इसे कहते हैं नॉन जीरो सम गेम। और जो ये सोचता है कि मैं पास हो जाऊं और दूसरा वाला फेल हो जाए, इसे कहते हैं जीरो सम गेम। यानी एक को जीरो मिले और एक को फायदा मिले, इट इज कॉल्ड जीरो सम गेम। और नॉन जीरो सम गेम क्या होता है? जिसमें एक को क्या मिले? एक को भी फायदा मिले और दूसरे को फायदा मिले, किसी को भी जीरो ना मिले। तो मार्गन थाउ का सिद्धांत वर्तमान में नॉन जीरो सम गेम युग में अपूर्ण प्रतीत होता है। अब क्या है नॉन जीरो सम का मतलब? क्या है? मार्गन थाउ कहता था कि स्वायत्त प्रक्रिया है, यानी एक को नुकसान होगा और एक को फायदा होगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में तो ऐसा हो रहा है कि नॉन जीरो सम, यानी दोनों को फायदा मिल रहा है। मार्गन थाउ ने क्या कहा था? एक को फायदा और एक को नुकसान मिलेगा। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है? एक को फायदा और एक को नुकसान न होकर दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है। तो मार्गन थाउ ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो जीरो सम गेम का दिया था, और वर्तमान में कॉन्सेप्ट नॉन जीरो सम गेम का। तो मार्गन थाउ ने ये कहा था स्वायत्त प्रक्रिया है। ठीक है, ये बात है। तो ये इसके 6 नियम है, इसके 6 नियम है। मार्गन थाउ ने राजनीति की स्वायत्त प्रक्रिया कहा, और मार्गन थाउ ने राजनीति का विश्लेषण करते हुए कहा कि राजनीति का स्वरूप चाहे घरेलू या अंतरराष्ट्रीय हो, उन दोनों में स्वायत्त ही रहता है। दोनों जगह उसको जीरो सम गेम मानते हैं मार्गन थाउ। अगर मैं इस अनुसार देखूं, राज्य व्यवहार शक्ति रूप में परिभाषित देते हैं, उत्पत्ति। ठीक है, बस अब मार्गन थाउ के विचारों की आलोचना करेगी। इस आलोचना को भी देख लेते हैं एक बार। मार्गन थाउ की आलोचना। रॉबर्ट टकर, केनेथ वोल्ट ने मार्गन थाउ की यथार्थवादी नहीं माना। कहते मार्गन थाउ यथार्थवादी है ही नहीं, क्योंकि केनेथ वोल्ट यथार्थवादी विचारक है। इसके बारे में पढ़ेंगे भी हम। मार्गन थाउ यथार्थवाद का प्रयोग अपनी मान्यताओं को प्रमाणित करने के लिए करते हैं, वो यथार्थवादी नहीं है। ये केनेथ वोल्ट जो है, ये यथार्थवादी विचारक है। ये कहते हैं मार्गन थाउ यथार्थवादी है नहीं, वो अपनी मान्यताओं को सिद्ध करने के लिए यथार्थवाद का प्रयोग करते हैं। स्टेनली हॉफमैन के अनुसार मार्गन थाउ यथार्थवादी शक्ति अद्वैतवाद का विचार है। मार्गन थाउ का यथार्थवाद शक्ति अद्वैतवाद का विचार है। यानी ये जो स्टेनली हॉफमैन है, ये भी मार्गन थाउ के विचारों को स्वीकार नहीं करते, ये भी मार्गन थाउ के ऊपर आलोचनात्मक टिप्पणी करते हैं। ईएच कार, ठीक है, ये कहते हैं कि मार्गन थाउ के जो विचार है, ठीक है, केनेथ वोल्ट कहते हैं कि मार्गन थाउ के जो विचार है यथार्थवाद को स्वीकार नहीं है, यथार्थवाद को यूज किया मार्गन थाउ, और इनको इन्होंने सत्य अद्वैतवाद का विचार माना है। अब सत्य अद्वैतवाद क्या है, ये आप आगे चल के पढ़ोगे। सत्य अद्वैतवाद का जो विचार होता है वो शक्ति की थ्योरी है, यथार्थवाद की थ्योरी नहीं है। इसको यथार्थवादी नहीं माना। कुछ लोग कहते हैं कि मार्गन थाउ ने केवल संघर्ष का अध्ययन किया है, जबकि वास्तविकता में सहयोग भी पाया जाता है। जैसे संघर्ष के बारे में बात करिए, और मानव स्वभाव का एक ही रूप देखा है कि आदमी गलत होता है। मार्गन थाउ संघर्ष को यथार्थवाद मानते हैं, दूसरी ओर शांति का वर्णन भी करते हैं। कहते हैं संघर्ष है और संघर्ष रहेगा, और शांति की बात भी करते हैं कि शांति स्थापित हो सकती है, और कैसे हो सकती है, सभी के पास शक्ति आ जाए। तो मार्गन थाउ का जो विचार है वो शक्ति अद्वैतवाद का विचार है। सीडब्ल्यू मॉर्निंग, मार्टिन व्हाइट, हॉफमैन, मोदन को मानते हैं। ठीक है, इसको छोड़ दो, तो आगे समझ में आएंगी चीजें आपके, बहुत सारी चीजें। तो मार्गन थाउ के विचार को अगर आप जनरली पाओगे तो मार्क्सवादी मार्गन थाउ के विचारों को अपूर्ण मानते हैं, केनेथ वोल्ट मार्गन थाउ के विचार को अपूर्ण मानते हैं, और मार्गन थाउ ने एक ही रूप देखा है, संघर्ष के रूप को मार्गन थाउ बात करता है, शांति की मार्गन थाउ बात नहीं करता। अब आता है ऑफेंसिव रियलिज्म, आक्रामक यथार्थवाद। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। ठीक है,
तो ये अब तक हमने पढ़ा परंपरागत यथार्थवाद, और परंपरागत यथार्थवाद में सिर्फ आपने पढ़ा मार्गेंथाउ। कितना बच्चा लाइव है, किसमें इतना पेशेंस था? अभी तक हमने पढ़ा परंपरागत यथार्थवाद। क्या पढ़ा? ऑफेंसिव नहीं पढ़ना है हमें। आक्रामक यथार्थवाद से पहले हम जो है नव यथार्थवाद पढ़ेंगे। आक्रामक से पहले हम पढ़ेंगे नव यथार्थवाद। नव यथार्थवाद लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि नव यथार्थवाद समझ में आएगा तभी आक्रामक समझ में आएगा। पहले पढ़ेंगे नव यथार्थवाद। तो नव यथार्थवाद जो है ये न्यू अप्रोच है यथार्थवाद को समझने की, संरचनात्मक यथार्थवाद कहते हैं। और संरचनात्मक यथार्थवाद का मतलब नव यथार्थवाद, इसका एक ही नाम है। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसको जो मानने वाले विचारक है रूसो, वॉल्टज और मीरसेमर है। ठीक है, संरचनात्मक यथार्थवाद क्या है, जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया था कि जो सेकंड यथार्थवाद का जो रूप होगा वो कौन सा होगा? संरचनात्मक यथार्थवाद होगा। कौन सा होगा? संरचनात्मक यथार्थवाद। संरचनात्मक यथार्थवाद मानव स्वभाव के बारे में बात नहीं करता, वो कहता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संरचना में प्रॉब्लम। संरचनात्मक यथार्थवाद, तो ये आप देखोगे इसके तीन विचारक हैं। अगर आप लोग इन विचारकों के नाम भी याद कर लोगे ना तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। संरचनात्मक यथार्थवाद को आप लोग नाम देते हो नव यथार्थवाद। इसके तीन विचारक हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले का जो नाम है वो है रूसो। तो ये प्रश्न नेट में पूछा गया कि रूसो किस प्रकार का यथार्थवादी है। सेकंड है केनेथ वॉल्ट्ज, और तीसरा है आपका एक और विचारक जिसका नाम है मीरसेमर। ठीक है, रूसो संरचनात्मक यथार्थवादी विचारक है, केनेथ वॉल्ट्ज भी और मीरसेमर भी। अब यहां आपने देखे थे इसमें तीन, ये यूसिडाइस, मैकियावेली और मार्गेंथाउ। ठीक है, ये तीन समझे थे यहाँ, और यहाँ पर भी तीन है। तो यहाँ तीन विचारकों के बारे में पढ़ना है। तो रूसो है मेन। रूसो ने स्टेट ऑफ वॉर लिखी 1750 में। किताब का नाम पूछ लेगा, एक बार आप सभी के नाम याद कर लेना। केनेथ वॉल्ट्ज जो नव यथार्थवादी विचारक है और ये बुराई करेगा मार्गेंथाउ की धुआंधार तरीका से। 1789 में थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लिखी किसने? 1789 छोटे बेबी लेके थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। भाई इसके बाद आया नहीं, जब मार्गेंथाउ की बुराई की तो मार्गेंथाउ 1948 में लिखा, तो इसके बाद लिखा थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इसकी किताब का नाम है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। मीरसेमर ने 2001 में द ट्रेजेडी ऑफ द ग्रेट पावर पॉलिटिक्स 2001 में किताब लिखी, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। तो अब इन तीन के बारे में पढ़ेंगे, कल जानेंगे संरचनात्मक यथार्थवाद क्या। आर यू रेडी? कोमल को समझ में आया नहीं आया तुम्हारे? क्यों कोमल को समझ में आया? क्या भी पढ़ा दूं? पढ़ा खत्म करूं?